नमस्कार। हम सब रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं, है ना? क्या पहने, क्या खाएं, किस ईमेल का जवाब पहले दें। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन फैसलों के पीछे कौन है? क्या वो सच में हम हैं या हमारे दिमाग में बैठा कोई ऑटो पायलट? आज हम इसी ऑटो पायलट यानी हमारे अंदर के डॉक्टर वॉटसन और उसे काबू में करने वाले जासूस यानी शर्लक होम्स की कहानी को समझने वाले हैं। हमारी आज की बातचीत का मिशन शर्लक होम्स की कहानियों और मारिया कॉनिकोवा के काम से मिले स्रोतों के आधार पर ये पता लगाना है कि हमारे दिमाग में ये दो सोचने के तरीके आखिर काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने अंदर के इस ऑटो पायलट को हटाकर जानबूझकर अपनी सोच को होम्स की तरह तेज और अनुशासित बना सकते हैं? बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा हमारे स्रोत साफ करते हैं, कि यह किसी जन्मजात प्रतिभा के बारे में नहीं है। कोई भी पैदाइशी शर्लॉक होम्स नहीं होता है। ये एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी अभ्यास से सीख सकता है। ये मानसिकता को प्रशिक्षित करने के बारे में है, ना कि किसी असाधारण बुद्धि के बारे में। तो चलिए इसी विचार को खोलते हैं। स्रोत एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे दिमाग में दो किराएदार रहते हैं, होम्स और वॉटसन। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये कौन है? ये असल में मनोवैज्ञानिक डैनियल kahneman के काम पर आधारित है, जिससे वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। लेकिन होम्स और वॉटसन का नाम इसे समझने में बहुत आसान बना देता है। तो सोचिए, डॉक्टर वॉटसन यानी सिस्टम 1 हमारा डिफॉल्ट मोड है। ये तेज है, ऑटोमेटिक है और पूरी तरह से भावनाओं और आदतों पर चलता है। जैसे 2+2 का जवाब देना या ट्रैफिक में लाल बत्ती देखकर अपने आप ब्रेक लगा देना। मतलब वो सारे काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई मानसिक ऊर्जा नहीं लगती। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये पक्षपात, पुरानी धारणाओं और जल्दबाजी में नतीजे निकालने का बहुत आसानी से शिकार हो जाता है। सोशल मीडिया पर कोई हेडलाइन देखकर गुस्सा हो जाना, बिना पूरी खबर पढ़े, ये क्लासिक वॉटसन वाला काम है। और अगर वॉटसन ऐसा है तो फिर होम्स इसका ठीक उल्टा होगा। एकदम। होम्स यानी सिस्टम 2 धीमा है, जानबूझकर किया जाने वाला है और पूरी तरह तर्क पर आधारित है। इसे चालू करने के लिए आपको सचेत होकर कोशिश करनी पड़ती है। जैसे 17 को 24 से गुणा करना, या किसी नई जगह का नक्शा समझना, या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए एक प्लान तैयार करना। यह सटीक होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है। यह दिमाग के लिए जिम में वजन उठाने जैसा है। पर अगर वॉटसन मोड इतना स्वाभाविक और ऊर्जा बचाने वाला है, तो फिर हमें होम सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? क्या हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से आलसी नहीं रहना चाहता? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा दिमाग बिल्कुल आलसी रहना चाहता है। वॉटसन मोड जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आप हर छोटे फैसले पर सोच विचार नहीं कर सकते, वरना आप सुबह बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। लेकिन जब फैसले बड़े हों, जब गलती की गुंजाइश ना हो, जैसे करियर का फैसला लेना, हाँ, या किसी रिश्ते के बारे में सोचना, या किसी बड़ी समस्या को सुलझाना, तब अगर आप वॉटसन को गाड़ी चलाने देंगे तो हादसा होना तय है। होम्स की जरूरत वहीं पड़ती है जहां दाव पर कुछ पड़ा लगा हो। तो ये वॉटसन मोड ऊर्जा तो बचाता है, लेकिन लगता है कि इस प्रक्रिया में ये हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भी इकट्ठा कर लेता है। स्रोतों में इसी बात को समझाने के लिए एक और बेहतरीन रूपक है, दिमाग का अटारी कक्ष या द ब्रेन एटिक। ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरा दिमाग कभी-कभी कबाड़ खाना बन जाता है। हम सबका यही हाल है। तो कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक अटारी की तरह है। वॉटसन का अटारी कक्ष कैसा होगा? पूरी तरह से फैला हुआ, अव्यवस्थित। उसमें हर तरह की बेकार जानकारी, पुरानी यादें, सोशल मीडिया से देखी हुई हजारों तस्वीरें, सुने हुए गाने और हर तरह के पूर्वाग्रह ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। सब कुछ एक दूसरे के ऊपर पड़ा है। और फिर जब कुछ खोजने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने अपनी चाबियां कहाँ रखी या मीटिंग में मुझे वो जरूरी बात याद क्यों नहीं आई, तो वो मिलती नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो कबाड़ में कहीं दबी हुई है। अब होम्स के अटारी कक्ष की कल्पना कीजिए। यह किसी लाइब्रेरी या म्यूजियम की तरह है, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित। इसमें केवल वही जानकारी रखी जाती है जो काम की है, और उसे भी करीने से लेबल करके सही जगह पर रखा गया है। होम्स नियमित रूप से बेकार की जानकारी को हटाता रहता है ताकि सिर्फ काम की चीजें ही रहें। उसे न सिर्फ ये पता है कि चाबियां कहाँ हैं, बल्कि ये भी पता है कि वो वहीं क्यों हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं है? मतलब आज के दौर में जहां हमें हर तरफ से जानकारी मिल रही है, ईमेल, व्हाट्सएप, न्यूज़ अलर्ट,
क्या सच में दिमाग को इतना क्यूरेट करना मुमकिन है, या ये सिर्फ एक आदर्श है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर सकते? ये बहुत जरूरी सवाल है। लक्ष्य एक परफेक्ट अटारी बनाना नहीं है, क्योंकि वो शायद मुमकिन भी नहीं है। लक्ष्य है जानबूझकर चुनाव करना। मतलब आप ये तय करें कि आप अपने दिमाग में क्या आने दे रहे हैं। क्या आप अगले 20 मिनट बेकार की रील्स देखने में लगाएंगे जो आपके अटारी कक्ष में सिर्फ धूल और जाले बढ़ाएंगी, या आप उन 20 मिनटों का इस्तेमाल कुछ ऐसा पढ़ने या सीखने में करेंगे जो आपके काम आएगा। ये परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि इरादे के बारे में है। अपने दिमाग का चौकीदार बनना। अपने दिमाग का चौकीदार बनना, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो एक साफ सुथरा अटारी होना एक बात है, लेकिन उसमें सही और उपयोगी जानकारी कैसे भरें, ये शायद उस मशहूर होम्स की लाइन से जुड़ता है जब वो वॉटसन से कहते हैं, तुम देखते हो पर तुम अवलोकन नहीं करते। स्रोतों के अनुसार ये होम्स की सोच का आधार है। हाँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। देखना और गौर करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखना एक निष्क्रिय काम है, हमारी आंखें खुली है और जानकारी हमारे दिमाग में जा रही है। हम बस अपने सामने जो है उसे बिना सोचे समझे ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हुए सैकड़ों चेहरे देखते हैं, पर शाम को हमें एक भी याद नहीं रहता। हम बस देख रहे होते हैं, गौर नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ गौर करना या अवलोकन करना एक सक्रिय और सचेत प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ देखना नहीं, बल्कि ध्यान देना, विवरणों को नोटिस करना और लगातार सवाल पूछना शामिल है। ये ऐसा क्यों है, यहाँ क्या अलग है, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण अ स्टडी इन स्कारलेट से है। जब होम्स वॉटसन से पहली बार मिलते हैं तो वॉटसन होम्स को देखते हैं और बस इतना सोचते हैं कि ये एक अजीब सनकी सा आदमी है। ये है देखना। लेकिन होम्स वॉटसन पर गौर करते हैं, और वो उन पर गौर करके क्या पता लगाते हैं। होम्स वॉटसन के चलने के ढंग, उनके चेहरे पर धूप के निशान, उनके एक हाथ की अकड़न और उनके कपड़ों को देखते हैं। इन छोटे छोटे विवरणों से होम्स तुरंत ये नतीजा निकालते हैं कि वॉटसन एक सैन्य डॉक्टर हैं जो हाल ही में अफगानिस्तान या किसी गर्म देश से लौटे हैं और युद्ध में घायल हुए हैं। सोचिए, एक नजर में इतनी जानकारी। यह है देखने और गौर करने का अंतर। ये तो कमाल है, लेकिन हम ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों नहीं कर पाते? स्रोत इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस या अदृश्य गोरिल्ला प्रयोग का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। इसमें लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे और देखने वालों से कहा गया कि वे गिनती करें कि सफेद टी शर्ट वाले खिलाड़ियों ने कितनी बार बॉल पास की। वीडियो के बीच में एक व्यक्ति गोरिल्ला सूट पहने हुए आता है, कैमरे के सामने अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। और ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते हैं ना। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सही कहा, लगभग आधे लोग से नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग पास गिनने पर इतना केंद्रित था कि उसने गोरिल्ला जैसी असाधारण चीज को भी फिल्टर कर दिया। हम सब रोज यही करते हैं। हम एक जूम मीटिंग में होते हैं, हम सामने वाले को देख रहे होते हैं, लेकिन असल में हम अपने ईमेल इनबॉक्स पर गौर कर रहे होते हैं। नतीजा, हम उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, यानी वो सारी जरूरी जानकारी खो देते हैं जो शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हम देखते तो हैं पर गौर नहीं करते। ठीक है, तो ये साफ है कि हम ज्यादातर समय वॉटसन मोड में रहते हैं। हमारा अटारी कक्ष कबाड़ से भरा है और हम देखते हैं पर गौर नहीं करते। सुनने में तो काफी निराशाजनक लगता है, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, इसे बदला जा सकता है। तो कोई अपने अंदर के होम्स को कैसे प्रशिक्षित कर सकता है? स्रोत कई व्यावहारिक कदम सुझाते हैं और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है माइंडफुलनेस को अपनाना। अब इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है मानसिक रूप से वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। मतलब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर हो, ना कि मेरे फोन पर या इस बात पर कि मुझे आगे क्या करना है। बिल्कुल। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने के स्वाद पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हैं तो अपने आसपास की आवाजों और नजारों पर ध्यान दें। सचेत रूप से विवरणों पर ध्यान देने की आदत डालना ही होम्स बनने की ट्रेनिंग का पहला कदम है। स्रोतों में एक और बड़ा दिलचस्प विचार है अपने ध्यान को एक बजट की तरह मानना। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका इसे समझने का। सोचिए कि आपके पास हर दिन सीमित मात्रा में गहरी एकाग्रता की क्षमता होती है। मान लीजिए लगभग 4 घंटे। ये आपका अटेंशन बजट है। अब वॉटसन क्या करता है? वो सुबह उठते ही इस बजट को सोशल मीडिया, बेकार की खबरों और छोटी मोटी चिंताओं पर लुटा देता है। 4 घंटे।
सच में आज की दुनिया में जहाँ काम और घर की जिम्मेदारियां हैं, क्या कोई सच में अपना ध्यान 4 घंटे के लिए किसी एक चीज़ पर लगा सकता है? ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। किसी पहाड़ पर बैठे साधु के लिए शायद मुमकिन हो। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 घंटे लगातार बिना हिले बैठना है। इसका मतलब है कि दिन के जो आपके सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले घंटे हैं, उन्हें पहचानें और उस समय को अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए सुरक्षित रखें। होम्स अपने इस बजट को एक निवेशक की तरह इस्तेमाल करता है। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करके अपना अटेंशन बजट बर्बाद नहीं करेगा। वो उस ऊर्जा को अपनी सबसे मुश्किल समस्या को सुलझाने में लगाएगा। बाकी दुनिया से वो बाद में निपटेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। इसके अलावा स्रोतों में वैज्ञानिक विधि का उपयोग करने की भी बात कही गई है। ये थोड़ा जटिल लगता है। ये बहुत सरल है। इसे आप 3 सवालों की आदत कह सकते हैं। किसी भी स्थिति में निष्कर्ष पर कूदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, यहां सच में हो क्या रहा है? ये अवलोकन है। अपनी राय और भावनाओं को हटाकर सिर्फ तथ्य इकट्ठा करें। दूसरा, इन चीजों का आपस में क्या लेना देना है? ये विश्लेषण है। पैटर्न ढूंढें। और तीसरा, इन सब के आधार पर सबसे तार्किक नतीजा क्या है? ये निष्कर्ष है। इसे आप सब्जी खरीदने से लेकर निवेश करने तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है शुरुआती का दिमाग या बिगिनर्स माइंड रखना। ये क्या है? ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। ये ज्ञान के भ्रम से बचने का तरीका है। ज्ञान का भ्रम वो स्थिति है जब हमें लगता है कि अरे ये तो मुझे पता है, और जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आता है हम सीखना बंद कर देते हैं। हम नई जानकारी के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। शुरुआती का दिमाग रखने का मतलब है हर स्थिति में ये स्वीकार करना कि शायद मैं कुछ जरूरी बात नहीं जानता। हर स्थिति को ऐसे देखना जैसे आप इसे पहली बार देख रहे हैं। इससे आप उन विवरणों को देख पाते हैं जिन्हें आपका अनुभवी दिमाग अक्सर नजरअंदाज कर देता है। स्रोत कुछ छोटे छोटे अभ्यास भी सुझाते हैं जो कोई भी कर सकता है, जैसे 5 मिनट के लिए किसी साधारण चीज, मान लीजिए कप को देखना और उसके बारे में 20 विवरण लिखने की कोशिश करना। उसका वजन, उसकी चमक, उस पर पड़े निशान। हाँ, या किसी कैफे में बैठकर लोगों के सामान्य व्यवहार को देखना और फिर कुछ ऐसा खोजना जो उस पैटर्न से अलग हो। वो व्यक्ति जो बाकी सबसे अलग व्यवहार कर रहा है और क्यों। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे अवलोकन की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही इन अभ्यासों से हमारा दिमाग तेज होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि शर्लक होम्स की तरह सोचना ज्यादा होशियार होने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा सचेत और जानबूझकर सोचने के बारे में है। ये अपने दिमाग को ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअल कंट्रोल में लाने जैसा है, ताकि हम गाड़ी चलाएं, न कि गाड़ी हमें चलाएं। बिल्कुल सही कहा। ये अपने दिमाग के अव्यवस्थित कबाड़ से भरे अटारी कक्ष को एक व्यवस्थित कुशल पुस्तकालय में बदलने की कला है, जहां हर जानकारी अपनी सही जगह पर हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, जैसा कि हमने चर्चा की, होम्स मोड में रहना शक्तिशाली है, लेकिन यह मानसिक रूप से बहुत थकाऊ भी है। हर समय होम्स बने रहना तो नामुमकिन है। दूसरी ओर वॉटसन मोड हमारी ऊर्जा बचाता है, लेकिन ये हमें बड़ी गलतियों की ओर भी ले जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या लक्ष्य हमेशा होम्स बने रहना है, या असली कौशल ये जानने में है कि इन दोनों किराएदारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए और कब किसे नियंत्रण सौंपना है। शर्लॉक होम्स का एक मशहूर डायलॉग है कि इंसान का दिमाग एक खाली अटारी की तरह होता है और एक बेवकूफ उसमें हर तरह का कबाड़ भर देता है। सच कहूं तो पिछले कुछ हफ्तों से मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग भी कुछ वैसा ही, मतलब कबाड़ खाना बन गया है। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया, फालतू की खबरें, काम का स्ट्रेस, सब कुछ ठूस ठूस कर भरा है, और जब किसी जरूरी चीज को याद करने की कोशिश करो तो मिलती ही नहीं। ये तो बहुत आम समस्या है आजकल। बिल्कुल। हमारे आज के स्रोत मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड के दूसरे अध्याय से जुड़े हैं, और वे इसी समस्या का हल बताते हैं कि कैसे हम होम्स की तरह सोचकर अपने दिमाग को एक सुव्यवस्थित, शक्तिशाली टूल बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस मनोविज्ञान है। बात सिर्फ जानकारी जमा करने की नहीं है, बल्कि उसे कैसे चुना जाए, कैसे सहेजा जाए और कैसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। इस पर हमारी सोच की पूरी गुणवत्ता निर्भर करती है। तो आज का मिशन यही है
हाँ, आज का मिशन यही है, इस दिमागी अटारी के कॉन्सेप्ट को समझना और उन तरीकों को खोजना जिनसे हम आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपने दिमाग पर मतलब काबू पा सके। चलिए तो फिर इस दिमागी अटारी की सफाई शुरू करते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग डॉक्टर वॉटसन की तरह सोचते हैं, होम्स की तरह नहीं। सही है। और इसकी वजह दो बड़ी गलतियां हैं। एक तो हम अपने अटारी में कुछ भी आने देते हैं, किसी दोस्त की गॉसिप, कोई वायरल वीडियो, सनसनीखेज हेडलाइन, कुछ भी। और दूसरा, जो कुछ भी अंदर आता है उसे हम यूं ही कहीं भी फेंक देते हैं बिना किसी तरतीब के। बिल्कुल। यहीं से होम्स और वॉटसन का फर्क शुरू होता है। एकदम। ये फर्क दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। एक तरफ है वॉटसन की अटारी, यानी मेरी अटारी। शायद हम सब की, तो वो अस्त व्यस्त, खचाखच भरी हुई और भावनाओं के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। उसमें बेतरतीब तथ्य और अधूरी जानकारी भरी होती है, जिससे अक्सर गलतफहमियां और बेकार की चिंता पैदा होती है। और दूसरी तरफ है होम्स की अटारी। हाँ, होम्स की अटारी एकदम साफ सुथरी, चुनिंदा और असरदार। उसमें सिर्फ वही जानकारी रखी जाती है जो काम की है। मतलब बहुत सिलेक्टिव होकर। बहुत ज्यादा। और उसे भी करीने से अलग अलग खानों में सजाकर रखा जाता है। होम्स की अटारी में कोई भी चीज गलती से नहीं पहुंचती, हर चीज सोच समझ कर रखी जाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी। स्रोत में स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस यानी रणनीतिक अज्ञानता का जिक्र है कि होम्स जानबूझकर खगोल विज्ञान जैसी चीजों से अनजान रहते हैं। हाँ, सुनने में ये तो बस नई चीजें न सीखने का एक फैंसी बहाना लग रहा है। क्या ये आलस को सही ठहराने का एक तरीका नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये आलस नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझिए, हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तत्काल काम करता है, वो एक छोटी सी डेस्क की तरह है। ठीक है। इस पर आप एक बार में सिर्फ 4-5 चीजें ही रख सकते हैं। अगर आपकी डेस्क गैर जरूरी फाइलों से भरी होगी तो आप काम कैसे करेंगे? नहीं कर पाऊंगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। वहीं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी एक बहुत बड़े गोदाम या अटारी की तरह है, जिसकी क्षमता लगभग असीमित है। ओके। होम्स की काबिलियत यह है कि वो जानते हैं कि कौन सी फाइल डेस्क पर रखनी है और कौन सी फाइल गोदाम में भेजनी है। रणनीतिक अज्ञानता का मतलब है अपनी मानसिक डेस्क को गैर जरूरी फाइलों से न भरना, ताकि जब कोई मुश्किल केस आए तो उसे सुलझाने के लिए दिमागी ताकत बची रहे। अच्छा, तो ये फिल्टर लगाने जैसा है। मतलब ये नहीं कि सीखना बंद कर दो, बल्कि ये कि क्या सीखना है इसका चुनाव करो। अब मैं समझे। एकदम। खुद कोई झाड़ू पोछा भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे कारगर तरीका है सक्रिय एनकोडिंग। सक्रिय एनकोडिंग ये क्या है? वॉटसन जानकारी को निष्क्रिय रूप से सोखता है, जैसे एक स्पंज पानी सोखता है। हाँ। उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या सोखा और क्यों सोखा। जबकि होम्स सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस और स्टोर करता है। इसके लिए स्रोत कुछ बहुत ही दिलचस्प तकनीकें बताते हैं। पहली है चंकिंग। चंकिंग। हम सब उस हालत में रहें जहां हमें कोई ओटीपी या किसी का फोन नंबर बस कुछ सेकंड के लिए याद रखना होता है और दिमाग एकदम खाली हो जाता है। बिल्कुल। क्या हमारी याददाश्त इतनी ही कमजोर है? नहीं, ये याददाश्त की नहीं बल्कि गलत तकनीक इस्तेमाल करने की निशानी है। यहीं पर चंकिंग काम आती है। कैसे? इसका मतलब है जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े सार्थक समूह में बदलना, जैसे 9, 8, 1, 0। उफ, ये तो याद करना ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ 9810623547, इसे एक फोन नंबर के रूप में 2 चंक में याद रखना कितना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है, चंकिंग उसे वही पैटर्न देती है, जिससे दिमागी बोझ कम हो जाता है। और दूसरी तकनीक है श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन। जी। स्रोत में एक शेफ का उदाहरण है कि उसके दिमाग में ब्रेजिंग यानी धीमी आंच पर पकाने की एक पूरी कैटेगरी बनी हुई है। जैसे ही उसे मांस का कोई नया टुकड़ा मिलता है, वो तुरंत उस कैटेगरी से जुड़ी सारी जानकारी, तापमान क्या होगा, कितना समय लगेगा, कौन से मसाले लगेंगे, कोई याद कर लेता है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। ये नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान के फ्रेमवर्क में फिट करने जैसा है। इससे जानकारी हवा में नहीं तैरती, बल्कि उसे एक मजबूत हुक मिल जाता है। इसी से जुड़ी एक और तकनीक है विस्तार और विजुअलाइजेशन। मतलब नए तथ्यों को पुरानी यादों से जोड़ना, उनकी तस्वीरें बनाना या उन्हें कहानी में बुन देना। ओके। लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली तकनीक है मेमोरी पैलेस।
अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है। मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि अगर मुझे दूध, अंडे और ब्रेड लाने हैं हाँ, तो मेरे घर के मेन गेट पर एक गाय खड़ी है जो दूध की बाल्टी लिए मेरा इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा। मेरे सोफे पर मुर्गी के बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और डाइनिंग टेबल पर ब्रेड के स्लाइस ताश के पत्ते की तरह बिछे हुए हैं। बिल्कुल। ये सुनने में जितना अजीब है, शायद उतना ही असरदार भी हो। बिल्कुल, जितना अजीब, भावनात्मक और मजेदार होगा उतना ही यादगार होगा, अच्छा, क्योंकि हमारा दिमाग साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन असाधारण चीजों को पकड़ लेता है। ये सारी तकनीकें जानकारी को रटने के बजाय उसे समझने और व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। ताकि वो आपकी अटारी में सही जगह पर स्टोर हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। एकदम। ठीक है, तो हमने अटारी की सफाई और सामान को व्यवस्थित करने के तरीके तो सीख लिए, लेकिन स्रोत में एक और मजेदार बात बताई गई है कि दिमाग सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी है। हाँ, एक मांसपेशी है जिसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के विचार से जुड़ा है, यानी हमारा दिमाग कसरत करने से मजबूत होता है। एकदम सही। होम्स अपनी अवलोकन की मांसपेशी को लगातार प्रशिक्षित करते हैं और इस मांसपेशी के 3 मुख्य हिस्से हैं। 3 हिस्से? जी, पहला है ध्यान की मांसपेशी, द अटेंशन मसल, यानी फोकस करने की क्षमता। हाँ, गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करके एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। दूसरा है धारणा की मांसपेशी, द परसेप्शन मसल, इसका क्या मतलब हुआ? यानी हमारी इंद्रियों से जो जानकारी मिल रही है, जो हम देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, उसे एक सार्थक अर्थ देने की क्षमता। और तीसरा? तीसरा है एकत्रीकरण की मांसपेशी, द इंटीग्रेशन मसल, यानी जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना, जिसे हम पैटर्न पहचानना भी कहते हैं। और इसे ट्रेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई गई हैं, जैसे सिंगल पॉइंट फोकस ड्रिल। किसी एक चीज, जैसे मोमबत्ती की लौ पर 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। 5 मिनट तक मोमबत्ती को घूरना, क्या इससे सच में कुछ होता है? होता है। मुझे तो 2 मिनट में ही बोरियत होने लगेगी। ये बोरियत ही तो असली ट्रेनिंग है। हमारा दिमाग हर सेकंड एक नई चीज पर कूदना चाहता है। ये अभ्यास उसे एक जगह टिकना सिखाता है। अच्छा, ये जिम में वजन उठाने जैसा है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे आपकी ध्यान की मांसपेशी मजबूत होती है। समझ गई। इसी तरह एम्बिएंट अवेयरनेस एक्सपेंशन का अभ्यास है, जिसमें आप आंखें बंद करके अपने आसपास की हर आवाज, हर गंध को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये तो दिलचस्प है। ये छोटे छोटे व्यायाम हमारे बेकार जाने वाले समय को, जैसे ट्रैफिक में फंसे होने के समय को, दिमागी कसरत के समय में बदल सकते हैं। तो मतलब हम अपने दिमाग को न सिर्फ व्यवस्थित कर सकते हैं, बल्कि उसे और शक्तिशाली भी बना सकते हैं। जी हाँ। लेकिन आज की दुनिया में जहां हमारा फोन हर 2 मिनट में बजता है, ये सब करना और भी मुश्किल हो गया है। स्रोत बताते हैं कि हमारा औसत ध्यान सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है, एक सुनहरी मछली से भी कम। ये डरावना है। हाँ, ये तो डरावना है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी से लड़ने के लिए स्रोत जागरूकता के 4 शत्रुओं की पहचान करते हैं और उनसे निपटने के होम्स वाले तरीके भी बताते हैं। अच्छा, पहला और सबसे बड़ा शत्रु है मल्टीटास्किंग का भ्रम। लेकिन 1 मिनट, मल्टीटास्किंग के बिना काम कैसे चलेगा? आज के ऑफिस माहौल में जहां एक साथ 10 ईमेल, 5 चैट विंडो और 2 मीटिंग चल रही हो, वहां सिंगल टास्किंग करना क्या वाकई में मुमकिन है? मुझे तो लगता है मल्टीटास्किंग एक जरूरत है। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग असल में एक साथ कई काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, वह बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। ओह, इस लगातार स्विचिंग की प्रक्रिया में हमारी 40% तक उत्पादकता घट जाती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। 40%? जी। होम्स का समाधान है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम, भले ही 25 मिनट के लिए करें, लेकिन उस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं। नतीजा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, मैं इसे एक मौका दूंगी। दूसरा शत्रु है सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसका हल बताया गया है सूचना आहार, इंफॉर्मेशन डाइट। लेकिन अगर हम खबरें देखना या सोशल मीडिया चलाना कम कर दें, तो क्या हम दुनिया से कट नहीं जाएंगे? सूचना आहार का मतलब उपवास करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर खाना है। अच्छा, जैसे हम जंक फूड की जगह पौष्टिक खाना चुनते हैं, वैसे ही हमें जानकारी के स्रोतों को भी चुनना होगा। क्या आपको हर ब्रेकिंग न्यूज जानने की जरूरत है? समझ गए। और तीसरा शत्रु है मानसिक आलस्य। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए आसान रास्ता चुनता है, यानी वॉटसन मूड में रहना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। इसका समाधान है छोटी शुरुआत करना।
कोई भी रोज 5 घंटे ध्यान करने का संकल्प नहीं ले सकता, लेकिन रोज 5 मिनट अवलोकन का अभ्यास करना मुमकिन है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। हाँ, और चौथा और आखिरी शत्रु है भावनात्मक हस्तक्षेप। जैसे गुस्सा, डर, तनाव। बिल्कुल, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेते हैं। होम्स का समाधान है भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह देखना, उन्हें नाम देना। अच्छा, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, और फिर उनसे एक कदम पीछे हटकर स्थिति का विश्लेषण करना। इसका मतलब ये जानना है कि क्या जानना जरूरी है, उसे कहाँ रखना है और जरूरत पड़ने पर उसे कैसे ढूंढना है। बहुत अच्छा। मतलब मुझे अपनी दिमागी अटारी का चौकीदार नहीं, बल्कि एक लाइब्रेरियन बनना होगा। उसे सजाना, संवारना और लगातार उसकी देखभाल करनी होगी। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। ये एक निष्क्रिय संग्रहकर्ता होने से एक सक्रिय क्यूरेटर बनने का सफर है। और इसी के साथ मैं एक विचार छोड़ जाता हूँ जी। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हर समय होम्स मोड में रहना मुमकिन है, या क्या ये जरूरी भी है। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रचनात्मकता, नए विचारों और बस जिंदगी का मजा लेने के लिए हमारे दिमाग को कभी-कभी भटकने और अव्यवस्थित रहने के लिए कुछ वॉटसन समय की भी जरूरत होती है। ये तो सोचने वाली बात है। एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी के लिए शायद इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजना ही असली चुनौती है। जब हम शर्लॉक होम्स के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि उनका दिमाग बस बाकियों से तेज था। हाँ, कि वो एक जीनियस थे। बिल्कुल, पर जो चीज उन्हें असल में अलग करती है वो सिर्फ तेज दिमाग नहीं, बल्कि सोचने का एक खास तरीका है, एक पूरी प्रणाली है। आज हम मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड के 3 अध्याय की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, जिसमें इसी प्रणाली का खुलासा किया गया है। और ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस अध्याय को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कुछ अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पर जोर देते हैं, और कुछ कल्पना यानी इमेजिनेशन पर। और एक स्रोत तो सोचने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया ही हमारे सामने रख देता है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये सभी नजरिए अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही पहेली के टुकड़े हैं। अच्छा। ये सब मिलकर उस शक्तिशाली मानसिक मॉडल को बनाते हैं जिसे होम्स इस्तेमाल करते थे। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन इसी मॉडल को परत दर परत समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं कि होम्स ऑब्जर्व करते थे, सी नहीं करते थे। सच कहूं तो ये सुनने में एक कहावत जैसा लगता है। क्या इन दोनों में वाकई कोई ठोस वैज्ञानिक अंतर है, या ये बस कहने का एक तरीका है? नहीं, ये सवाल ही पूरी गुत्थी का कह सकते हैं शुरुआती बिंदु है। और नहीं, ये सिर्फ कहने का अंदाज नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा। देखना यानी सीइंग एक बहुत ही पैसिव प्रक्रिया है। आपकी आंखें खुली हैं, रोशनी आ रही है और आपके दिमाग तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। ऑटोमेटिक काम है। बिल्कुल, लेकिन अवलोकन या ऑब्जर्वेशन वो एक पूरी तरह से सचेत, एक एक्टिव प्रक्रिया है। आप जानबूझकर ध्यान दे रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं। हाँ, और उसे महत्व दे रहे हैं। वॉटसन भी वही चीजें देखता था जो होम्स देखते थे, लेकिन उसका दिमाग उन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों को फिल्टर कर देता था। पर ऐसा क्यों? हमारा दिमाग जरूरी जानकारी को नजरअंदाज क्यों करेगा? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक आलस्य, कॉग्निटिव लेजीनेस, दिमाग का आलस। हाँ। हमारा दिमाग एक ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। हाँ। हर चीज पर ध्यान देने में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है, तो दिमाग शॉर्टकट लेता है। दूसरा है अभ्यस्त अंधापन, हैबिचुएशन। हाँ, ये तो होता है। हाँ, ये तो होता है। मतलब आप जिस माहौल में रोज रहते हैं, जैसे आपका कमरा या आपका दफ्तर, चीजें बस बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल, दिमाग उनको देखना बंद कर देता है, क्योंकि वो तो हमेशा से वही हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ज्यादातर लोग ये नहीं बता सकते कि उनके घर के दरवाजे पर कितने स्क्रू लगे हैं। ये बात तो सही है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है ध्यानहीनता अंधापन, इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। अच्छा, जब हमारा ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह लगा होता है तो हम अपने सामने हो रही बड़ी बड़ी घटनाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो गोरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल, जिसमें लोग बास्केटबॉल पास गिन रहे होते हैं और उन्हें गोरिल्ला सूट में एक आदमी दिखता ही नहीं। होम्स का कौशल इसी दिमागी फिल्टर को बंद करने में था। तो ये कोई जादुई शक्ति नहीं है,
ये तो ध्यान देने का एक अनुशासित तरीका है, एक डिसिप्लिन हैं? लेकिन सिर्फ ध्यान देना ही तो काफी नहीं होगा। उस सारी जानकारी का करना क्या है? ये कोई बेतरतीब अवलोकन तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई सिस्टम होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई बेतरतीब अवलोकन नहीं है, इसके पीछे एक सख्त 6 चरणीय वैज्ञानिक विधि है। होम्स एक कलाकार से ज्यादा एक वैज्ञानिक की तरह सोचते थे। 6 चरण? चलिए इस प्रणाली को खोलकर देखते हैं। तो पहले 3 चरण पूरी तरह से डेटा इकट्ठा करने और उसे व्यवस्थित करने के बारे में है। नींव यहीं रखी जाती है। ठीक है। पहला चरण है तटस्थ अवलोकन, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है ब्लैंक स्लेट या कोरी स्लेट वाले दिमाग से शुरुआत करना, बिना किसी पूर्व धारणा के। बिल्कुल कोई कहानी नहीं, कोई थ्योरी नहीं। जैसे अपराध की जगह पर जाके ये सोचने के बजाय कि यहाँ लड़ाई हुई होगी, होम्स सिर्फ ये दर्ज करेंगे कांच के टुकड़े कमरे के अंदर की तरफ बिखरे हैं। मतलब सिर्फ तथ्य, व्याख्या नहीं। एग्जैक्टली जैसे एक कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण है निर्दोष संग्रहण, इमैक्युलेट कलेक्शन। इसका एक ही नियम है, सब कुछ इकट्ठा करो, कुछ भी मत छोड़ो। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। होम्स का मानना था कि जो चीज शुरू में सबसे महत्वहीन लगती है, अक्सर वही सबसे बड़ा सुराग साबित होती है। 1 मिनट, सब कुछ इकट्ठा करो, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब एक क्राइम सीन पर तो हजारों चीजें हो सकती हैं। अगर कोई हर चीज पर ध्यान देने लगे तो उसका दिमाग जानकारी के बोझ से दब नहीं जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और यही तीसरा चरण काम आता है, निष्पक्ष वर्गीकरण, इम्पार्शियल कैटेगराइजेशन। अच्छा। होम्स जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ उसे अपने दिमाग में तुरंत व्यवस्थित भी करते जाते थे। सॉर्ट करते थे। हाँ, उसे श्रेणियों में बांटते थे, जैसे भौतिक विशेषताएं, रंग, आकार और सबसे जरूरी विसंगतियां, एनोमलीज। विसंगतियां जैसे एक स्रोत में उदाहरण दिया है कि एक लाल रंग के पेन से नीली स्याही निकल रही है। ये एक छोटी सी विसंगति है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन होम्स के लिए एक बहुत जरूरी सुराग है। तो ये पहले 3 चरण मिलकर एक मजबूत निष्पक्ष नींव तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले 3 चरण, तटस्थ अवलोकन, सब कुछ इकट्ठा करना और फिर उसे व्यवस्थित करना, ये तो पूरी तरह से डेटा कलेक्शन का काम हो गया। एक वैज्ञानिक की तरह। लेकिन डेटा से कहानी तक का सफर कैसे तय होता है? बिल्कुल, और यही नींव है, क्योंकि अगर आपकी नींव ही किसी पूर्वाग्रह पर टिकी है तो कल्पना की इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ढह जाएगी। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे चरण पर, जहां से कह सकते हैं जादू शुरू होता है। चौथा चरण है कल्पनाशील परिकल्पना, इमेजिनेटिव हाइपोथेसिस। कल्पना, मुझे ये चौथा चरण सबसे दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि अब तक सब कुछ बहुत सख्त, बहुत वैज्ञानिक लग रहा था। अचानक से हम रचनात्मकता की बात कैसे करने लगे? ये तो उल्टी बात हो गई। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर है नहीं। स्रोतों में सर्चलाइट और फ्लाई बॉटल का एक बेहतरीन रूपक है। सर्चलाइट और फ्लाई बॉटल? हाँ, ज्यादातर लोगों का दिमाग एक फ्लाई बॉटल की तरह होता है। विचार यहाँ वहां बिना किसी दिशा के भटकते रहते हैं। होम्स का दिमाग एक सर्चलाइट की तरह था, जो सीधे मुद्दे पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, लेकिन सर्चलाइट को किस दिशा में घुमाना है, ये काम कल्पना करती है। होम्स तथ्यों को देखकर एक नहीं बल्कि कई संभावित कहानियां बनाते थे। अच्छा, एक नहीं कई? हाँ, क्या हो अगर, ये उनका सबसे शक्तिशाली सवाल था। लेकिन इस कल्पना की उड़ान में एक बहुत बड़ा जाल भी तो है। एक बार हमें कोई कहानी पसंद आ जाए तो हमारा दिमाग बस वही सबूत ढूंढता है जो उसे सही साबित करे। हाँ, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, अपनी पसंदीदा कहानी से चिपके रहने की आदत। ये तो वॉटसन की सबसे बड़ी गलती थी। और होम्स की सबसे बड़ी ताकत इसी जाल से बचना थी। यहीं आता है 5वां और सबसे जरूरी चरण, कठोर परीक्षण, रिगरस टेस्टिंग। कठोर परीक्षण। होम्स अपनी बनाई हुई कहानियों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते थे, वो उन्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते थे। अपनी ही थ्योरी को। हाँ, वो सक्रिय रूप से ऐसे सबूत खोजते थे जो उनकी परिकल्पना को तोड़ सकें। विज्ञान की भाषा में इसी को फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका हुआ। हम सब अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और वो अपनी ही बात को गलत करने में लगे थे। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए सबूत खोजते हैं। होम्स बाकी सभी झूठी कहानियों को गलत साबित करके जो आखिर में बच जाए उसे सच मानते थे। जो कहानी इस हमले में बच जाती है, इस सच के सबसे करीब होती है। और इसके बाद ही वो आखिरी छठे चरण पर पहुंचते होंगे, सावधानी पूर्वक निष्कर्ष। हाँ, कॉशियस कंक्लूजन।
होम्स किसी भी नतीजे पर कूदते नहीं थे। वो एक संभाव्यता की सीढ़ी, प्रोबेबिलिटी लैडर का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जब तक सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा ना करें और कोई भी सबूत उसके खिलाफ ना हो, तब तक वो किसी भी कहानी को सिर्फ एक संभावना मानते थे, सच नहीं। इसे बेहतर समझने के लिए द रेड हेडेड लीक का उदाहरण लेते हैं। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ तथ्य बहुत ही अजीब थे। एक आदमी जिसके बाल लाल हैं, उसे एक संस्था सिर्फ इसलिए पैसे देती है ताकि वो रोज विश्वकोश की नकल करे, और अच्छी खासी तनख्वाह देती है। हाँ, और फिर एक दिन अचानक वो नौकरी गायब हो जाती है। अब यहाँ वॉटसन का दिमाग देखें। वो कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है। उसे लगता है ये कोई मजाक है। हाँ, और ये कहानी उसे सरल लगती है तो वो वहीं रुक जाता है। वो उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देता है जो इस कहानी में फिट नहीं होते। लेकिन होम्स का दिमाग अलग अलग संभावनाएं तलाशता है। वो कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हो अगर नौकरी का असली मकसद नकल करवाना था ही नहीं? क्या हो अगर असली मकसद उस आदमी को रोज कुछ घंटों के लिए उसकी दुकान से दूर रखना था? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल नई परिकल्पना है। और फिर वो इसका परीक्षण करते हैं। वो उसकी दुकान पर जाते हैं, अवलोकन करते हैं। वो देखते हैं कि दुकान के ठीक बगल में एक बड़ा बैंक है। वो सड़क पर छड़ी से जमीन ठोककर सुनते हैं और पाते हैं कि जमीन खोखली है। तो सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। हाँ, अपराधी उस दुकान के तहखाने से बैंक तक सुरंग खोद रहे थे और ये नौकरी सिर्फ एक बहाना थी। छा देती है। जबकि वॉटसन की मजाक वाली थ्योरी ऐसा नहीं कर पाती। यही अनुशासित कल्पना की शक्ति है। ये तथ्यों के जंजीरों में बंधी होती है, लेकिन फिर भी आजाद होती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर किसी को इस तरह सोचना है, तो क्या सिर्फ इन 6 चरणों को जानना ही काफी है, या इसके लिए किसी खास तरह की मानसिकता की भी जरूरत होती है? सिर्फ विधि जानना काफी नहीं है। इसे अमल में लाने के लिए 2 बहुत जरूरी मानसिक अवस्थाएं चाहिए। अच्छा, पहली है माइंडफुलनेस या सचेतता। होम्स की तरह सोचने के लिए आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना होगा। अपने आसपास के प्रति जागरूक रहना होगा। हाँ, ये ऑटो पायलट मोड पर जीने के ठीक विपरीत है। अवलोकन तभी संभव है जब आप सचेत हों। और दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी और शायद सबसे मुश्किल अवस्था है भावनात्मक दूरी, डिटैचमेंट। होम्स का वो ठंडा तार्किक व्यवहार, हाँ, जो हमें अक्सर कहानियों में दिखता है, वो उनकी क्रूरता नहीं है, वो एक संज्ञानात्मक रक्षा तंत्र है। एक रक्षा तंत्र। मतलब वो अपनी भावनाओं से खुद को बचा रहे थे। नहीं, अपने सोचने की प्रक्रिया को अपनी भावनाओं के असर से बचा रहे थे। अच्छा, गुस्सा, सहानुभूति, डर या किसी नतीजे को लेकर उत्साह, ये सारी भावनाएं हमारे निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती हैं। मतलब हम ठीक से सोच नहीं पाते। बिल्कुल। जब हम भावनात्मक रूप से किसी नतीजे से जुड़ जाते हैं तो हम कंफर्मेशन बायस के जाल में और आसानी से फंस जाते हैं। होम्स जानती थी कि साफ साफ सोचने के लिए दिमाग का ठंडा और शांत होना जरूरी है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें, तो पहला, अवलोकन महज देखना नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है जो सचेतता की मांग करता है। दूसरा, इसके पीछे एक वैज्ञानिक विधि है, तटस्थ अवलोकन से लेकर अपनी ही थियरी को गलत साबित करने की कोशिश तक। सही। और तीसरा, अनुशासित कल्पना ही वो पुल है जो बिखरे हुए तथ्यों को एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचाता है, बशर्ते उसे भावनाओं से दूर रखा जाए। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ जासूसी के बारे में नहीं है। नहीं, ये निर्णय लेने, समस्या को सुलझाने और दुनिया को ज्यादा साफ साफ समझने का एक तरीका है। चाहे आप एक डॉक्टर हों, एक निवेशक हों या बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हों। ये तो अपने दिमाग को हैक करने जैसा है। एक तरह से हाँ, ये अपने दिमाग को उसकी डिफॉल्ट सेटिंग से हटाकर मैनुअल मोड पर चलाने जैसा है। मेहनत लगती है, लेकिन नतीजे असाधारण हो सकते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले श्रोता के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। हाल ही में लिए गए किसी बड़े या छोटे फैसले के बारे में सोचें। क्या उस फैसले को लेते समय सक्रिय रूप से ऐसे सबूतों की तलाश की गई जो शुरुआती पसंद को गलत साबित कर सकते थे? या सिर्फ उन सबूतों को इकट्ठा किया गया जो उसे सही ठहरा रहे थे? हाँ, ये सवाल होम्स की तरह सोचने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स के साथ शर्लॉक की सोच के पीछे के विज्ञान को समझने के हमारे इस मिशन में आपका स्वागत है। हमारे पास इस किताब के अध्याय 4 पर आधारित कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत है। और यहाँ एक अजीब बात है, हमारे चारों स्रोत इस एक ही अध्याय को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। एक कहता है कि ये अध्याय प्रयोग के बारे में है, दूसरा कहता है कल्पना के बारे में, और तीसरा आत्मविश्लेषण पर जोर देता है।
हाँ, और चौथा कहता है कि ये सब निगमन यानी डिडक्शन के बारे में है। तो आखिर ये अध्याय है किस बारे में? नहीं, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि यही तो सबसे मजेदार बात है। इससे पता चलता है कि होम्स की सोच का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये एक तरह से 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी एक इमारत की तरह है। 4 स्तंभ। हाँ, आज की हमारी चर्चा इन्हीं 4 स्तंभों को खंगालेगी। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी सक्रिय प्रयोग, फिर अनुशासित कल्पना, गहरा आत्मविश्लेषण और आखिर में इन सब को जोड़ने वाली निगमन की कला। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। यह आइडिया कि दुनिया सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला है। हमारे पहले स्रोत में जोर इसी बात पर है कि सोचना कोई आराम कुर्सी पर बैठकर करने वाला काम नहीं है। होम्स के लिए तो पूरी दुनिया उसकी लैब है। बिल्कुल। ये वॉटसन से बिल्कुल उल्टा है, जो बस बैठकर इंतजार करता है कि सुराग उसके सामने आएंगे। बिल्कुल, और यही होम्स और एक आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। हम जानकारी का इंतजार करते हैं, होम्स जानकारी पैदा करता है। वो सिर्फ चीजों को देखता नहीं है, वो माहौल में कुछ बदलाव करता है, लोगों से कुछ ऐसी बात कहता है जिससे कोई रिएक्शन आए। अच्छा, ताकि उसकी थ्योरी या तो सही साबित हो जाए या फिर खारिज हो जाए। ये पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यहीं पर एक चीज मुझे सच में हैरान कर गई। होम्स उन सबूतों को नहीं ढूंढता जो उसकी थ्योरी को सही साबित करें। हाँ, वो उन सबूतों को ढूंढता है जो उसे गलत साबित कर सके। ये तो हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। हम सब कंफर्मेशन बायस के शिकार होते हैं। हम वही देखना और सुनना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान बुरा है तो मैं सिर्फ उसकी बुराइयां ही देखूंगी। सही बात है। होम्स इस जाल को जानबूझकर तोड़ता है। इसे ही मिथ्याकरण या फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। वो जानबूझकर उस कुत्ते की तलाश करता है जो भौंका नहीं। मतलब वो उस सबूत को ढूंढता है जो वहां होना चाहिए था अगर उसकी थ्योरी सही होती, लेकिन वो है नहीं। हर गलत संभावना को खत्म करके जो बचता है वही सच होता है। ये तो एक तरह का मेंटल सुपर पावर है, अपने ही आइडिया को गलत साबित करने की कोशिश करना। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे सबूत, कोई इस सब को अपने दिमाग में कैसे मैनेज कर सकता है? इसके लिए तो वो एक बहुत ही सरल तरीका अपनाता है ना? हाँ, और वो तरीका है बाहरीकरण यानी एक्सटर्नलाइजेशन। अपने विचारों को कागज पर उतारना, नोट्स बनाना। हाँ, सोचिए हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसकी रैम बहुत कम है। अगर आप सारी जानकारी अपने दिमाग में ही रखने की कोशिश करेंगे तो वो हैंग हो जाएगा और आप ठीक से सोच नहीं पाएंगे। नोटबुक में लिखने से आप दिमाग की रैम को खाली कर देते हैं ताकि प्रोसेसर यानी आपका विश्लेषण करने वाला हिस्सा बेहतर काम कर सके। सही है। जब आप किसी विचार को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग की एक धुंधली सी सूच नहीं रह जाता। वो एक ठोस चीज बन जाता है जिसे आप जांच सकते हैं, काट सकते हैं और सुधार सकते हैं। इसका कोई जबरदस्त सा उदाहरण है कहानियों में जहां उसने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि कुछ करके दिखाया हो? सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्कैंडल इन बोहेमिया की कहानी। होम्स को जानना था कि आयरीन एडलर ने एक बहुत जरूरी तस्वीर कहाँ छुपाई है। उसकी थ्योरी थी कि एक औरत खतरे के समय अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए दौड़ेगी। ठीक है, ये तो एक परिकल्पना हो गई। हाँ, अब वो सिर्फ बैठकर इस पर सोच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक प्रयोग डिजाइन किया। उसने घर में आग लगने का नाटक करवाया। वॉटसन ने खिड़की से एक स्मोक रॉकेट फेंका और बाहर से किसी ने चिल्लाया, आग आग। और आयरीन एडलर की जो पहली प्रतिक्रिया थी, वो सीधे उस जगह की तरफ भागी जहां तस्वीर छिपी थी। बस प्रयोग सफल हुआ। होम्स को जो जानना था वो पता चल गया। वाह! तो सिर्फ सोचना काफी नहीं है। कुर्सी से उठो और मैदान में उतरो। लेकिन आप सिर्फ ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके प्रयोग के पीछे कोई आइडिया तो होना चाहिए और उसके लिए तो कल्पना की जरूरत पड़ेगी। सही पकड़ा, और यही हमें दूसरे स्तंभ पर लाता है, अनुशासित कल्पना। ये दिन में सपने देखने वाली कल्पना नहीं है। तो फिर ये क्या है? होम्स कल्पना का इस्तेमाल घटनाओं को अपने दिमाग में फिर से बनाने, नतीजों का अंदाजा लगाने और सुरागों के बीच की खाली जगहों को भरने के लिए करता है। लेकिन उसकी कल्पना हमेशा सबूतों और तर्क की जमीन पर टिकी होती है, भावनाओं की हवा में नहीं उड़ती। माइंड पैलेस की बात तो फिल्मों में बहुत देखी है। लगता है जैसे कोई दिमागी सुपर पावर हो, पर क्या ये सच में उतना ही असरदार है या सिर्फ एक किताबी बात है? नहीं, ये बिल्कुल असली और बहुत असरदार तकनीक है। ये इस बात का फायदा उठाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कैसे? हमारा दिमाग सूखी जानकारी जैसे लिस्ट या नंबर
को याद रखने में कच्चा है, लेकिन जगहों को याद रखने में माहिर है। आप अपने बचपन का घर या स्कूल का रास्ता सालों बाद भी याद रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। माइंड पैलेस में होम्स यही करता है। वो जानकारी को किसी जानी पहचानी जगह, जैसे अपने घर के अंदर की तस्वीरों में बदल देता है। शायद केस की फाइलें स्टडी टेबल पर हैं, पीड़ित की तस्वीर सोफे पर है और हथियार किचन में रखा है। तो जानकारी याद करने के लिए वो बस अपने दिमाग में उस घर में घूमता है। एग्जैक्टली, सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है। ये तो कमाल है। तो कल्पना सिर्फ चीजों को याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को समझने के लिए भी है। बिल्कुल, इसे मानसिक सिमुलेशन कहते हैं। होम्स अपने दिमाग में एक फिल्म डायरेक्टर बन जाता है। वो कल्पना करता है कि अपराधी ने क्या सोचा होगा, उसने कैसा महसूस किया होगा, उसका अगला कदम क्या होगा। तो ये एक तरह की सहानुभूति हुई। हाँ, पर ये संज्ञानात्मक सहानुभूति है, भावनात्मक नहीं। मतलब वो अपराधी के दर्द को महसूस नहीं करता, बल्कि उसके सोचने के तरीके को समझता है। इससे उसे ये जोड़ने में मदद मिलती है कि किसी ने कोई काम क्यों किया और उसके पीछे क्या भौतिक सुराग छूटे होंगे। तो फिर हम सब कल्पना करने में इतने नाकाम क्यों हैं? हम सब सपने देखते हैं, कहानियां सोचते हैं, लेकिन होम्स की तरह क्यों नहीं कर पाते? स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोग उन नतीजों की कल्पना करते हैं जो वो चाहते हैं, ना कि उन नतीजों की जो संभव हैं। हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब हमारी कल्पना पर हावी हो जाती हैं। अच्छा। होम्स किसी एक आइडिया से प्यार नहीं करता। वो एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी भावना के कई थ्योरी बनाता है और फिर सबूतों से उन्हें एक एक करके परखता है, जब तक कि सिर्फ एक ही न बच जाए। उसकी कल्पना अनुशासित है। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया को समझने के लिए प्रयोग और कल्पना को देख लिया, लेकिन उस औजार का क्या जिससे हम ये सब कर रहे हैं? हमारा अपना दिमाग। हमारा तीसरा स्रोत, जो हिंदी में है, इसी गहरी परत पर बात करता है, आत्मचिंतन और सजगता। हाँ, इसमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है कि वॉटसन का दिमाग एक जंगली जंगल की तरह है, बेतरतीब और अनियंत्रित, जबकि होम्स का दिमाग एक जापानी बागीचे की तरह है, जिसे सोच समझकर बनाया गया है और जिसकी बहुत सावधानी से देखभाल की जाती है। ये बहुत गहरी बात है। ये लंबी अवधि की सोच के बारे में है। स्रोत इसके लिए 3 समय क्षेत्रों का एक मॉडल बताता है, जिससे होम्स दुनिया को देखता है। 3 समय क्षेत्र, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। पहला है वर्तमान, लेकिन ये सिर्फ अभी क्या हो रहा है वाला वर्तमान नहीं है। ये संदर्भगत वर्तमान है, यानी ये पल जीवन की बड़ी कहानी में कहाँ फिट बैठता है। ओके। दूसरा है अतीत। वॉटसन के लिए अतीत भावनात्मक कहानियों का एक ढेर है। होम्स के लिए ये एक विश्लेषणात्मक अभिलेखागार है, यानी उसकी जिंदगी का एक डेटा बैंक। इसमें एक पैटर्न अतीत भी शामिल है, जहां आप अपने व्यवहार में बार बार होने वाले पैटर्न को पहचानते हैं, जैसे हर सोमवार को मैं काम करने में आलस क्यों करता हूं। और तीसरा जाहिर है भविष्य होगा, जो हमारे लिए अक्सर चिंता या सपनों से भरा होता है। सही, लेकिन होम्स के लिए भविष्य चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक संभावनाओं का नक्शा है। वो इस बात में फर्क करता है कि क्या होना संभव है और किसके होने की ज्यादा संभावना है। वो अपनी ऊर्जा उन नतीजों पर लगाता है जिनकी होने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन वो कम उम्मीद वाले नतीजों के लिए भी तैयार रहता है। ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है। कोई इसे असल जिंदगी में कैसे कर सकता है? क्या इसका कोई व्यवहारिक तरीका भी है? हाँ, और स्रोत इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है, जिसे द इवनिंग इंक्वायरी कहा गया है। ये सोने से पहले 15 मिनट का एक रोज का अभ्यास है। इसमें खुद से 7 सवाल पूछना शामिल है। जैसे पहला, आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? ये आपको सिर्फ तथ्य लिखने पर मजबूर करता है, अपनी राय नहीं। दूसरा, आज मैंने क्या गलत देखा या गलत समझा? ये तो मुश्किल होगा। हाँ, पर यह आपकी अवलोकन की शक्ति को तेज करने का एक सीधा तरीका है। और तीसरा, आज मैंने कौन सा पैटर्न देखा या दोहराया? ये आत्म जागरूकता के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। 1 मिनट रुकिए, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर रोज अपने दिन की गलतियों और पैटर्न को लिखना, इसके लिए तो खुद के साथ बहुत ईमानदारी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये इतना असरदार है। इसी स्रोत में हमारे दिमाग के पूर्वाग्रहों यानी बायस से निपटने का एक और रचनात्मक तरीका सुझाया गया है, एक बायस सलाहकार बोर्ड बनाना। वाह, मतलब अपने दिमाग में एक सलाहकार बोर्ड बनाना? ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे लगता है मेरे बोर्ड में एक जल्दबाजी वाली ज्योति होगी जो हमेशा कहेगी जल्दी करो, सोचो मत, और एक आराम वाले अंकल जो कहेंगे अरे कल देख लेंगे।
बिल्कुल, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत चतुर तकनीक है। आप अपने दिमाग में अलग-अलग किरदारों का एक बोर्ड बनाते हैं। जैसे एक हो सकती है डेटा डेबी, जो हमेशा पूछती है, क्या हमारे पास इस नतीजे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त डेटा है? या एक हो सकता है लॉन्ग टर्म लैरी, जो पूछता है 5 साल बाद इस फैसले का क्या मतलब होगा। हाँ, ये आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अलग-अलग नजरियों से सोचने पर मजबूर करता है और आपकी सोच को एक तरफा होने से बचाता है। तो ये सभी टुकड़े, दुनिया को एक लैब की तरह इस्तेमाल करना, कल्पना को एक औजार बनाना और अपने दिमाग की बागबानी करना, ये सब हमें चौथे और आखिरी स्तंभ पर लाते हैं, निगमन की कला। हाँ, डिडक्शन। ये वह गोंद है जो सब कुछ एक साथ चिपकाता है। एकदम सही। यह वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर बाकी तीनों स्तंभ चलते हैं। ये प्रक्रिया को एक सरल दोहराए जाने वाले चक्र में बांध देता है। तो क्या है वो कदम? अवलोकन करें, अपने सभी इंद्रियों को उपयोग करें, उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये आपके जापानी बागीचे को संवारने जैसा है। ठीक है। अनुमान लगाएं, आपने जो देखा है उसके आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालें। यहीं पर आपकी अनुशासित कल्पना काम आती है। और तीसरा? एक कहानी बनाएं। अपने अनुमानों को एक साथ बुनकर एक सुसंगत कहानी बनाएं। ये आपकी शुरुआती थ्योरी है। और फिर सबसे जरूरी कदम जो इस चक्र को पूरा करता है, चौथा कदम, अपनी थ्योरी का परीक्षण करें। सही। यहाँ आप पहले स्तंभ पर वापस जाते हैं और ज्यादा अवलोकन और सक्रिय प्रयोगों के साथ अपनी कहानी को परखते हैं। तो ये एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला लूप है। अवलोकन, कल्पना, आत्मविश्लेषण और प्रयोग सब एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो आज हमने देखा कि शर्लॉक की सोच कोई जादुई चाल नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुनर का एक शक्तिशाली मिश्रण है। सक्रिय प्रयोग, अनुशासित कल्पना, गहरा आत्मविश्लेषण और इन सब को चलाने वाली निगमन की कला। और ये सिर्फ अपराध सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी चीज के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने का एक तरीका है। और इन सभी स्रोतों से एक आखिरी विचार जो श्रोता के लिए है, वो ये है कि इस सोच को वास्तविक दुनिया में कैसे लागू किया जाए। ये सिर्फ दिलचस्प विचार नहीं है, ये व्यवहारिक उपकरण है। तो वो विचार क्या है? तो ये सोचने के लिए एक बात है, आज अपने किसी एक गहरी मान्यता को चुनें। ये आपके काम, किसी रिश्ते या खुद आपके बारे में कुछ भी हो सकता है। अब उस पर तर्क और कल्पना दोनों का इस्तेमाल करें और फिर शर्लॉक की तरह उसे गलत साबित करने के लिए आप कौन सा एक छोटा वास्तविक प्रयोग कर सकते हैं। वो एक डेटा पॉइंट क्या हो सकता है जिसे आप ढूंढ सकते हैं जो आपकी पूरी कहानी को चुनौती दे सकता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिमाग की दुनिया में उतरने वाले हैं जो शायद साहित्य का सबसे मशहूर दिमाग है, शर्लॉक होम्स। हमारे पास मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड पर आधारित कुछ स्रोत हैं जो होम्स की तरह सोचने की कला सिखाने का दावा करते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प किताब है ना? हाँ। लेकिन इन स्रोतों में एक पहेली सी है। हमारे पास एक ही किताब के अध्याय 5 के कई अलग-अलग विवरण हैं। अच्छा। हाँ, एक कहता है कि ये अध्याय ध्यान और भटकाव के बारे में है, दूसरा कहता है कि ये कटौती यानी डिडक्शन की कला के बारे में है, और तीसरा ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन की सीमाओं पर केंद्रित है। एक ही चैप्टर 3 अलग-अलग चाबियां। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई में एक पहेली है। तो आज हमारा मिशन है होम्स के दिमाग की इसी गुत्थी को सुलझाना। हम समझेंगे कि ध्यान, कटौती और अवलोकन ये अलग-अलग कौशल कैसे हैं और ये सब मिलकर एक शक्तिशाली सोचने की प्रणाली कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अलग-अलग हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं जो शायद आज की दुनिया में सबसे मुश्किल भी है, ध्यान केंद्रित करना। हमारे स्रोत कहते हैं कि साफ सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए वो एक बड़ा दिलचस्प रूपक इस्तेमाल करते हैं, फ्लाई बॉटल, मक्खी की बोतल। हाँ, ये सुनकर ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। हाँ, और ये तस्वीर बहुत सटीक है। सोचिए एक मक्खी कांच की बोतल में फंस गई है। वो बाहर निकलना चाहती है, रोशनी की तरफ। हाँ, लेकिन बार बार कांच से टकराती है। वो बेतहाशा फड़फड़ा रही है, अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रही है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही।
बिल्कुल। हमारे दिमाग का भी यही हाल होता है जब हम भटकाव से घिरे होते हैं। हम काम करना चाहते हैं लेकिन हर कुछ सेकंड में एक नया नोटिफिकेशन, एक नया ईमेल, एक नया विचार हमें कांच की दीवार की तरह रोक देता है। बिल्कुल। ये फ्लाई बॉटल वाली बात तो बहुत जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में 100 टैब्स खुले हैं और हर टैब चिल्ला रहा है पहले मुझे देखो, और हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा मिथक है। स्रोत इसे साफ तौर पर तोड़ते हैं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है और हर बार जब वो ऐसा करता है तो उसकी एक संज्ञानात्मक लागत होती है। मतलब हर स्विच में थोड़ी दिमागी ऊर्जा और फोकस खो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक में बार बार अपनी कार का गियर बदल रहे हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। इंजन पर भी जोर पड़ता है, ईंधन भी ज्यादा लगता है और आप पहुंचते भी देर से हैं। स्रोतों में एक बहुत अच्छा वॉटसन बनाम होम्स का उदाहरण है। मान लीजिए एक एनालिस्ट को एक मुश्किल रिपोर्ट बनानी है। वॉटसन का तरीका क्या होगा? ईमेल खुला होगा। हाँ, वो अपना ईमेल खुला रखेगा, फोन पास में होगा, सोशल मीडिया के टैब्स भी खुले होंगे। नतीजा 3 घंटे की मेहनत के बाद एक औसत दर्जे की रिपोर्ट और दिमाग पूरी तरह से थका हुआ। एकदम। और वहीं होम्स का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो एक शांत कमरे में जाएगा, फोन को दूसरे कमरे में रख देगा, इंटरनेट शायद बंद कर देगा और सिर्फ उस रिपोर्ट पर काम करेगा। वो शायद 1 घंटे में ही वॉटसन से बेहतर काम कर लेगा और उसके बाद भी उसके पास दिमागी ऊर्जा बची रहेगी। ये सिर्फ काम की गुणवत्ता के बारे में नहीं है, ये अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने के बारे में भी है। सही बात। ठीक है, बाहरी भटकाव को नियंत्रित करना तो फिर भी समझ आता है, फोन बंद कर दिया, शांत जगह ढूंढ ली। लेकिन उस अंदर की चटर पटर का क्या, जो दिमाग में लगातार चलती रहती है, उसे कैसे नियंत्रित करें? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि असली लड़ाई तो अंदर ही है। स्रोत यहाँ 2 तरह के नियंत्रण की बात करते हैं, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक नियंत्रण के लिए वो माइंडफुलनेस को एक अभ्यास के तौर पर देखने की सलाह देते हैं। अच्छा। इसका मतलब पूजा पाठ या ध्यान में लीन होना नहीं है। अच्छा। ये एक दिमागी कसरत है। जैसे ही आप महसूस करें कि आपका ध्यान भटक गया है, आपको खुद को कोसना नहीं है, बस शांति से बिना किसी जजमेंट के उस भटके हुए ध्यान को देखना है और धीरे से वापस अपने काम पर ले आना है। जितनी बार आप ऐसा करेंगे, आपके दिमाग की फोकस वाली मांसपेशी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये सब सुनकर तो लगता है कि हमें हर वक्त 100% फोकस में रहना चाहिए। लेकिन मुझे होम्स का वायलिन बजाना याद आता है। वो अक्सर केस के बीच में सब कुछ छोड़कर वायलिन बजाने लगते थे। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि कभी-कभी फोकस न करना भी उतना ही जरूरी है? बिल्कुल। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये होम्स की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे विज्ञान में इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन, विचार उद्भवन। हाँ, जब आप किसी जटिल समस्या पर बहुत देर तक दिमाग लगाते हैं तो आपका चेतन मन थक जाता है और एक ही ढर्रे पर सोचने लगता है। लेकिन जब आप ब्रेक लेते हैं, चाहे वायलिन बजाएं, टहलने जाएं या कुछ भी ऐसा करें जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगे, तो आपका चेतन मन तो आराम करता है, पर आपका अवचेतन मन वो पर्दे के पीछे काम करता रहता है। बिल्कुल। वो अलग अलग विचारों को जोड़ता है, नए पैटर्न ढूंढता है और अक्सर इसी खाली समय में अचानक से यूरेका वाला क्षण आता है, जब समाधान कहीं से भी प्रकट हो जाता है। सही। तो होम्स का वायलिन बजाना सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक सोचा समझा संज्ञानात्मक उपकरण था। ध्यान लगा लिया, फोकस बना लिया, अब उस फोकस का करना क्या है, यहीं पर होम्स का वो जादू आता है जिसे सब डिडक्शन कहते हैं। पर क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई तरीका है? लोग अक्सर इसे जादू या कोई छठी इंद्री समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि ये कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक तरीका है। ये एक धीमी, मेहनत वाली और अनुशासित प्रक्रिया है। स्रोतों में इसका एक सूत्र दिया गया है, कल्पना प्लस तर्क प्लस साक्ष्य। कल्पना प्लस तर्क प्लस साक्ष्य। हाँ, जब ये तीनों चीजें सही अनुपात में मिलते हैं, तब जाकर सही कटौती होती है। तो होम्स का पहला कदम है बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ अवलोकन करना, यानी डेटा इकट्ठा करना। लेकिन क्या ये असल में संभव है? हम सबके तो अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपनी धारणाएं होती हैं। क्या कोई सच में पूरी तरह निष्पक्ष होकर देख सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आप सही हैं। पूरी तरह से पूर्वाग्रह मुक्त होना लगभग असंभव है। तो फिर? लेकिन होम्स का तरीका पूर्वाग्रह को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि पूर्वाग्रह मौजूद हैं और ठीक इसीलिए वो एक नहीं,
बल्कि कई परिकल्पनाएं बनाते हैं। बिल्कुल, वो पहले कदम पे किसी एक नतीजे पर नहीं कूदते। जहां वॉटसन एक चीज देखकर एक कहानी बना लेता है, वहीं होम्स एक चीज देखकर 10 संभावित कहानियों की कल्पना करता है। यह उनकी प्रक्रिया का सुरक्षा कवच है जो उन्हें पूर्वाग्रह से बचाता है। अच्छा, तो अवलोकन के बाद कई परिकल्पनाएं बनाना। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल कदम, कटौती परीक्षण। यहाँ होम्स एक वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। वो अपनी हर परिकल्पना को एक एक करके उठाते हैं और उसे तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। कैसे? वो पूछते हैं, क्या यह परिकल्पना मेरे द्वारा देखे गए सारे तथ्यों की व्याख्या करती है? क्या कोई ऐसा तथ्य है जो इस परिकल्पना को गलत साबित करता हो? और वो बेरहमी से, मतलब बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। हाँ, बेरहमी से उन सभी परिकल्पनाओं को खारिज करते जाते हैं जो तथ्यों के सामने टिक नहीं पाती, चाहे वो परिकल्पना उन्हें कितनी भी पसंद क्यों ना हो। ये तो बिल्कुल हम लोगों की सोच से उल्टा है। हम तो अक्सर एक नतीजा निकालते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढते हैं। बिल्कुल, जो सबूत हमारे नतीजे के खिलाफ हो उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह या कंफर्मेशन बायस कहते हैं। ये हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड है क्योंकि ये आसान है और इसमें ऊर्जा कम लगती है। सिस्टम वॉटसन। हाँ, स्रोत इसे सिस्टम वॉटसन कहते हैं, तेज, भावनात्मक, सहज सोच। वहीं होम्स सिस्टम होम्स का इस्तेमाल करते हैं जो धीमा है, तर्कसंगत है और जिसमें बहुत मेहनत लगती है। यहीं पर होम्स का वो मशहूर सिद्धांत काम आता है, जब आप असंभव को खत्म कर देते हैं तो जो कुछ भी बचता है, चाहे वो कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, वही सच होना चाहिए। इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होगी। धैर्य और बौद्धिक ईमानदारी की। तो अब तक हमने ध्यान और कटौती को अलग अलग देखा, लेकिन जैसा कि हमारी शुरुआती पहेली ने इशारा किया था, असली खेल शायद इन सबको जोड़ने का है। हमारे दूसरे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ अलग अलग कौशल नहीं है, बल्कि एक बड़ी एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है। हाँ, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसे हम इंटीग्रेटेड डिटेक्टिव या एकीकृत जासूस की अवधारणा कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड डिटेक्टिव? स्रोत एक बहुत खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का। वॉटसन का दिमाग एक सोलो गिटारिस्ट की तरह है। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो बजाएगा तो गिटार ही। वहीं होम्स का दिमाग एक महान कंडक्टर की तरह है, जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक साथ निर्देशित करता है। वाह! वो जानता है कि कब वायलिन यानी सूक्ष्म अवलोकन को आगे लाना है, कब पियानो यानी तर्क की जरूरत है, और कब ड्रम्स यानी कल्पना को शामिल करना है, ताकि एक जटिल और सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी बन सके। बिल्कुल। इस ऑर्केस्ट्रा का एक हिस्सा है ऑब्जर्वेशन इकोसिस्टम। इस सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, इसका मतलब क्या है? इसे आसान बनाते हैं। इसका मतलब है कि अवलोकन सिर्फ एक स्तर पर नहीं होता। होम्स 3 स्तरों पर एक साथ देखते हैं। 3 स्तर? हाँ, पहला है माइक्रो यानी आवर्धक लेंस वाला स्तर, कपड़ों पर लगा एक छोटा सा दाग, जूते पर लगी खास तरह की मिट्टी, उंगलियों पर स्याही के निशान। दूसरा है मीजो यानी किसी व्यक्ति का निजी दायरा, उसका कमरा कैसे व्यवस्थित है, उसकी डेस्क पर क्या क्या चीजें हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और तीसरा है मैक्रो यानी बड़ी तस्वीर, पूरे घर का माहौल कैसा है, उस मोहल्ले की क्या खासियत है, उस शहर का सामाजिक ढांचा कैसा है। होम्स इन तीनों स्तरों से मिली जानकारी को एक साथ बुनते हैं। और यहाँ पर ध्यान पर नियंत्रण वाली बात फिर से जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल। बिना सिस्टम होम्स वाले फोकस के आप माइक्रो, मीजो और मैक्रो तीनों परतों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बिना उस गहरे फोकस के जो हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस किया, ये संभव ही नहीं है। हमारा सामान्य दिमाग या तो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएगा या फिर सिर्फ बड़ी तस्वीर देखेगा। दोनों को एक साथ देखना ही होम्स की खासियत है। हाँ, और वो सिर्फ आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। स्रोत सिंक्रोनाइज्ड सेंसरी स्कैनिंग की बात करते हैं। वो सूंघते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। हर इंद्रिय उनके लिए डेटा इकट्ठा करने का एक जरिया है। डेटा इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण आता है। स्रोत इंटीग्रेटेड एनालिसिस मैट्रिक्स जैसी किसी चीज का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये मूल रूप से होम्स के दिमाग का ब्लूप्रिंट है। ये एक 4x4 ग्रिड की तरह है जो दिखाता है कि वो किसी भी जानकारी को कितने अलग अलग तरीकों से परखते हैं। अच्छा। हमें इसकी हर कोशिका में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सार ये है कि वो हर तथ्य को 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। मात्रात्मक कितना, गुणात्मक कैसा, तुलनात्मक ये किसके जैसा है, और प्रक्षेपणात्मक इसका भविष्य में क्या मतलब हो सकता है। वाओ! ये उनकी सोच को बेतरतीब होने से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी कोण छूट ना जाए। वाह, ये तो सोचने का एक पूरा ढांचा है।
ये सिर्फ जासूसी के लिए नहीं, ये तो किसी भी समस्या पर लागू हो सकता है, चाहे वो कोई केस सुलझाना हो या कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी हो। बिल्कुल। और फिर आती है इमेजिनेटिव लीप या कल्पनाशील छलांग। हाँ, क्योंकि सिर्फ डेटा और विश्लेषण काफी नहीं है। आखिर में आपको उन बिंदुओं को जोड़कर एक कहानी बनानी पड़ती है। यहीं पर उनका मशहूर माइंड पैलेस या मानसिक महल काम आता है। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ जानकारी जमा करने का एक गोदाम नहीं है। तो क्या है? ये एक सक्रिय प्रयोगशाला है। उनके माइंड पैलेस में अलग अलग कमरे हैं। एक फैक्ट रूम जहां तथ्य रखे हैं, एक हाइपोथेसिस लैब जहां वो परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, और शायद एक इंटीग्रेशन स्टूडियो जहां वो सब कुछ एक साथ लाकर पूरी कहानी को देखते हैं। ये पूरी प्रणाली एक तरह से हमारे दिमाग की प्राकृतिक सीमाओं का तोड़ है। मुझे वो मशहूर प्रयोग याद आ रहा है जिसमें लोग बास्केटबॉल पास करते हैं और बीच में आने वाले गोरिल्ला को देख ही नहीं पाते। हाँ, ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल, उसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो हम अपने सामने की स्पष्ट चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है। सही बात है। होम्स की ये एकीकृत प्रणाली इसी तरह की मानसिक कमियों और पूर्वाग्रहों के खिलाफ एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये सुनिश्चित करती है कि वो किसी गोरिल्ला को मिस न कर दें। दिमाग से शुरुआत की, फिर ध्यान को साधने के तरीके समझे, कटौती की अनुशासित प्रक्रिया को परखा, और अंत में देखा कि ये सब कैसे एक जटिल और खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा की तरह एक एकीकृत सोच प्रणाली में फिट बैठता है। सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि होम्स की क्षमता कोई जन्मजात जादू नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली अनुशासित प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। होम्स की तरह सोचना एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन हमारे पास ये चुनाव होता है, क्या हम आसान, तेज और अक्सर गलत सिस्टम वॉटसन वाला रास्ता लेंगे, या फिर थोड़ा रुककर मेहनत वाला और ज्यादा विश्वसनीय सिस्टम होम्स वाला रास्ता अपनाएंगे। सही है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से संभव है। और अब हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न। हमारे स्रोतों ने अवलोकन और विश्लेषण के लिए एक बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित प्रणाली बताई है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि होम्स अक्सर सिगार की राख के 140 प्रकारों या लंदन की मिट्टी के अलग अलग नमूनों जैसे विशिष्ट विषयों के अपने गहरे ज्ञान पर भी भरोसा करते थे। हाँ, वो तो था। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये व्यवस्थित प्रक्रिया ही काफी है, या होम्स की तरह सोचने का असली रहस्य बहुत विशिष्ट और बज़ाहिर बेतरतीब लगने वाले ज्ञान का जीवन भर संचय करना है? और अगर ऐसा है तो हमारे अपने क्षेत्रों में ऐसा कौन सा सिगार की राख जैसा ज्ञान है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? शिलॉक होम्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक लंबी सी सिलुएट उभरती है, हाथ में पाइप और एक ऐसा तेज दिमाग जो वो देख लेता है जो किसी को नजर नहीं आता। बिल्कुल। हम सब उनकी कहानियों से हैरान हुए। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि क्या हो अगर हम सिर्फ हैरान होने के बजाय उनकी तरह सोचना सीख सकें। हाँ, मतलब कैसे? आज हमारे सामने मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि होम्स का दिमाग आखिर काम कैसे करता था और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास आदतें, सोचने का एक अलग तरीका और चीजों को देखने की एक कला किसी भी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जासूसी की कहानियों के लिए नहीं है। अच्छा। ये असल में संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कॉग्निटिव साइंस के ठोस सिद्धांत है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और डिस्ट्रैक्शंस की बाढ़ आई हुई है, होम्स की तकनीकें हमें शोर से बाहर निकलकर साफ साफ सोचने और गहरी समझ हासिल करने का एक नक्शा देती है। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर समझते हैं। स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही बुनियादी मानसिक आदतों को अपनाने से होती है। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन सबसे पहली और जरूरी आदत है शुरुआती दिमाग यानी बिगिनर्स माइंड रखना। हाँ। इसका मतलब है किसी भी स्थिति को पहले से बनी धारणाओं या ज्ञान के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और खुलेपन से देखना। ये नींव का पत्थर है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी भी चीज को देखकर तुरंत एक कहानी बना लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। इसे ही कोनिकोवा वॉटसन की नजर कहती है, जो देखती तो है पर उस पर तुरंत अपनी भावनाओं, उम्मीदों और पुराने अनुभवों का लेबल चिपका देती है। अच्छा। जब हम एक बिगिनर्स माइंड से देखते हैं तो हम लेबल नहीं लगाते, हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तभी हमें वो चीजें दिखती हैं जिन्हें हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अनुभव का क्या मतलब? क्या एक बिगिनर्स माइंड रखने का मतलब ये है कि हम अपने सारे अनुभव और ज्ञान को ताक पर रख दें? ये तो ठीक नहीं लगता। बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ज्ञान को फेंकना नहीं, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों यानी बायसेस को कुछ देर के लिए साइड में रखना है। ओके। मान लीजिए एक मैनेजर है जिसे अपने एक कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। मैनेजर के दिमाग में पहले से ही है कि ये कर्मचारी तो बहुत अच्छा है। इस सोच के साथ हो सकता है कि वो हाल के कुछ खराब प्रदर्शन के डेटा को नजरअंदाज कर दे या उसे कम महत्व दे। सही बात है। लेकिन एक बिगनर्स माइंड वाला मैनेजर पहले सिर्फ डेटा देखेगा, बिना किसी अच्छे या बुरे के फैसले के। वो देखेगा कि क्या हो रहा है, न कि वो जो उससे लगता है कि होना चाहिए। समझ गया। तो ये ज्ञान को भूलना नहीं है, बल्कि उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना है। बिल्कुल। और इसके साथ दो और आदतें जुड़ती हैं। पहली है सचेत ध्यान, यानी माइंडफुल अटेंशन, मतलब फोकस। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर हो, ना कि 10 और चीजों पर। और दूसरी आदत, जो शायद आज के दुनिया में सबसे मुश्किल है, कौन सी? वो है अनिश्चितता को स्वीकार करना, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। मतलब किसी नतीजे पर कूदने की जल्दी ना करना। ये दूसरी वाली बात तो बहुत मुश्किल है। आज तो हर कोई तेजी से फैसले लेना चाहता है। हाँ, अनिश्चितता को स्वीकार करना तो कमजोरी की निशानी मानी जा सकती है। इस सोच से कैसे बचें? इसे ऐसे सोचिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है और फिर उस रास्ते से लौटना और मुश्किल होता है। होम्स कभी भी पहले निष्कर्ष पर नहीं टिकता था। अच्छा। वो जानकारी इकट्ठा करता रहता था और अपनी थ्योरी को तब तक बदलता रहता था जब तक कि सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा न करने लगे। तो ये कमजोरी नहीं है? नहीं, ये बौद्धिक ईमानदारी और लचीलेपन की निशानी है। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब होम्स जानकारी इकट्ठा कर लेता था तो वो उस पर जबरदस्ती सोचता नहीं था। स्रोत बताते हैं कि उसके सबसे बेहतरीन निष्कर्ष दिमागी ठहराव या इंक्यूबेशन के पलों से आते थे। हाँ, जैसे उसका घंटों तक वायलिन बजाना या चुपचाप बैठकर छत को घूरते रहना। ये सिर्फ उसकी अजीब आदतें नहीं थी, बल्कि दिमागी आराम के जानबूझकर अपनाए गए तरीके थे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान कमाल का है। जब हमारा सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो तर्क और सीधी सोच पे काम करता है, वो जब आराम कर रहा होता है तब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग जाता है। वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पड़ी जानकारी के बीच ऐसे कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है जो सीधी सोच से कभी पकड़ में नहीं आते। अच्छा, जैसे? ये वैसा ही है जैसे आप किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो और जब आप कोशिश छोड़ देते हैं तो अचानक से वो नाम याद आ जाता है। हाँ, होता है। इसी से वो यूरिका वाले क्षण पैदा होते हैं। तो क्या होम्स का वो मशहूर अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन जिसके लिए वो जाना जाता था, कोई जादू या सुपर पावर था? बिल्कुल नहीं। ये सुनने में जादू जैसा लगता है, पर स्रोत इसे हाई स्पीड पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। हाई स्पीड पैटर्न रिकग्निशन? हाँ, होम्स ने सालों तक अपने दिमागी अटारी यानी ब्रेन्स एटिक में जानकारी को बहुत व्यवस्थित तरीके से जमा किया था। जैसे एक लाइब्रेरी में? बिल्कुल, जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को जमाता है। जब कोई नई समस्या आती थी तो उसका दिमाग बिजली की तेजी से उस नई जानकारी का मिलान अपनी अटारी में मौजूद हजारों पुराने पैटर्न से करता था। अच्छा। उसका अंतर्ज्ञान बस यही था। ये वॉटसन के अंतर्ज्ञान से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर पूर्वाग्रह और भावनाओं पर आधारित होता था और लगभग हमेशा गलत साबित होता था। हाँ, इसे समझने के लिए सिल्वर ब्लेज का मामला एक बेहतरीन उदाहरण है ना? बिल्कुल। कहानी यह है कि एक मशहूर रेस का घोड़ा गायब हो जाता है और उसके ट्रेनर की लाश पास में ही मिलती है। पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। हाँ। और सबसे अजीब सुराग, रात में कुत्ते का भौंकना नहीं। ये भला कैसा सुराग हुआ? यही तो बात है। पुलिस और बाकी सब लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि क्या क्या हुआ। एक लाश मिली, घोड़ा गायब है। हाँ, जो सबूत सामने थे। वो बाहरी खतरों पर ध्यान दे रहे थे कि किसने घोड़ा चुराया या ट्रेनर को किसने मारा। वो उन चीजों को ढूंढ रहे थे जो मौजूद थी। और होम्स ने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो गायब थी। हाँ, कुत्ते का भौंकना। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही पलट देता है। बिल्कुल। दिमागी ठहराव के दौरान जब वो मामले से हटकर सोच रहा था, उसके अवचेतन ने कड़ियों को जोड़ा। पहली कड़ी, अस्तबल का कुत्ता रात में नहीं भौंका। इसका एक ही मतलब हो सकता है, जो भी आया था वो कोई जाना पहचाना व्यक्ति था जिसे कुत्ता पहचानता था। ठीक है, तो कोई बाहरी चोर नहीं था, शायद अस्तबल का ही कोई दूसरा आदमी हो सकता है।
लेकिन फिर आती है दूसरी कड़ी। ट्रेनर की हत्या जिस हथियार से हुई वो कोई चाकू या डंडा नहीं था, तो क्या था? बल्कि एक बहुत ही महीन और नाजुक सर्जिकल उपकरण था। अब इन दोनों बातों को जोड़िए, एक जाना पहचाना व्यक्ति और एक सर्जिकल उपकरण। एक डॉक्टर, या शायद कोई जानवरों का डॉक्टर? करीब पहुंच गए। होम्स के दिमागी अटारी ने इन दोनों को मिलाकर एक रचनात्मक छलांग लगाई। कैसे? वो सर्जिकल उपकरण ट्रेनर के पास ही मिला और कुत्ता ट्रेनर को अच्छी तरह जानता था। निष्कर्ष? क्या? ट्रेनर खुद ही उस घोड़े को ड्रग देने या उसे हल्का सा घायल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रेस हार जाए और वो सट्टेबाजी में पैसा कमा सके। अरे, और उसी दौरान आत्मरक्षा में या घबराहट में घोड़े ने ऐसी दुलत्ती मारी कि ट्रेनर वही मारा गया। वाह, मतलब हत्यारा कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि खुद घोड़ा था। हाँ, और मकसद हत्या नहीं बल्कि धोखा देना था। ये निष्कर्ष सीधी सोच से तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक इंसानी अपराधी की तलाश करता है। और यही इंक्यूबेशन की ताकत है। ये आपको उन रास्तों पर ले जाता है जो तर्क की सीधी सड़क पर नजर नहीं आते। ठीक है, तो दिमागी ठहराव का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब दिमाग के पास जोड़ने के लिए सही जानकारी हो। सही बात है। तो सवाल उठता है कि होम्स जानकारी इकट्ठा कैसे करता था? उसकी अवलोकन की प्रक्रिया क्या थी? यहाँ जंगल और पेड़ दोनों को एक साथ देखने का सिद्धांत आता है। हाँ, और ये हमारी एक बहुत आम समस्या का हल है जिसे चयनात्मक ध्यान या सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। अच्छा। हमारा दिमाग मतलब थोड़ा आलसी है। वो अक्सर वही देखता है जो वह देखना चाहता है या जिसकी उसे उम्मीद होती है। हाँ। किताब में एक क्लासिक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आप भीड़ में अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं और आपके दिमाग में है कि उसने नीली जैकेट पहनी होगी। अगर उस दिन उसने लाल जैकेट पहनी है तो बहुत मुमकिन है कि वो आपके ठीक पास से गुजर जाए और आप उसे देख भी ना पाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दिमाग नीली जैकेट का पैटर्न ढूंढ रहा था और जब वो नहीं मिला तो उसने बाकी जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। ये तो हम सबके साथ होता है। तो होम्स इस जाल से कैसे बचता था? वो जंगल और पेड़ दोनों को एक साथ कैसे देखता था? वो संतुलन बनाता था। यहाँ जंगल का मतलब है बड़ी तस्वीर या संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और पेड़ का मतलब है छोटी छोटी बारीकियां या डिटेल्स, द डिटेल्स। जैसे किसी के जूते पर लगी मिट्टी या घड़ी पर एक खरोच। ज्यादातर लोग या तो सिर्फ जंगल देखते हैं और बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर वे किसी एक पेड़ यानी एक डिटेल में इतना खो जाते हैं कि जंगल को ही भूल जाते हैं। तो इसका कोई तरीका है? स्रोत इसकी कोई विधि बताते हैं? हाँ, एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है। शुरुआत हमेशा बड़ी तस्वीर यानी जंगल से करें। ओके। किसी भी स्थिति में कदम रखते ही खुद से पूछें, मैं यहाँ क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? इस अवलोकन का बड़ा मकसद क्या है? अच्छा। ये संदर्भ तय करना आपको छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों के जाल में खोने से बचाता है। ठीक है, तो पहले संदर्भ तय कर लिया, उसके बाद? एक बार जब संदर्भ स्पष्ट हो जाए तब बारीकियों यानी पेड़ों पर जूम इन करें। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? आप पैटर्न या विसंगतियों को खोज रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो बार बार हो रही हैं या ऐसी चीजें जो उस माहौल में बिल्कुल अजीब या अटपटी हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में सचेत रूप से लगभग 4 चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है। सिर्फ 4? हाँ, इन्हें आप अटेंशन स्लॉट्स कह सकते हैं। सिर्फ 4? ये तो बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि मेरे दिमाग में एक साथ 50 चीजें चलती रहती हैं। चलती जरूर है, पर आप सचेत रूप से एक समय में बस 4 पर ही ध्यान दे सकते हैं। और यही होम्स और हम में फर्क है। क्या फर्क है? हम में से ज्यादातर लोग इन कीमती स्लॉट्स को गैर जरूरी जानकारी से भर देते हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके 4 स्लॉट्स में चल रहा है, क्या मैं थका हुआ लग रहा हूँ, घर जाके क्या खाना है, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया क्यों नहीं। ये तो बिल्कुल सच है। और शायद थोड़ा सा ध्यान इस पर कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो होम्स ऐसा नहीं करता था? नहीं, वो इन स्लॉट्स का इस्तेमाल जानबूझकर करता था। वो बहुत ध्यान से चुनता था कि किन 4 चीजों पर ध्यान देना है। अच्छा। और यही उसे वॉटसन की नजर से बचाता है, जो भावनात्मक, जल्दबाजी वाली और धारणाओं से भरी होती है। होम्स की सोच स्वचालित नहीं बल्कि विचारपूर्वक और जानबूझकर, मतलब डेलिब्रेट होती है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक साइकिल की तरह। बिल्कुल। माहौल को स्कैन करें, मतलब जंगल को देखें, फिर एक महत्वपूर्ण बारीकी चुने यानी एक पेड़ पर ध्यान दें,
फिर तुरंत जूम आउट करके वापस जंगल को देखें और खुद से पूछें, क्या ये डिटेल पूरी कहानी में फिट बैठती है, क्या ये मायने रखती है? और फिर उस डिटेल का उपयोग अपनी बड़ी तस्वीर को और साफ या उसे बदलने के लिए करें। यही लचीली सोच यानी फ्लेक्सिबल थिंकिंग है। मतलब आप किसी एक विचार से चिपक कर नहीं रहते। बिल्कुल, आप नई जानकारी के साथ अपनी समझ को लगातार बदलते और बेहतर करते रहते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सभी विचार, शुरुआती दिमाग, दिमागी ठहराव, जंगल और पेड़, ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं? इन सब को मिलाकर देखें तो होम्स की तरह सोचने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए। एक सिस्टम? हाँ, पहला नींव, जिसमें है बुनियादी आदतें जैसे जिज्ञासा, सचेत ध्यान और अनिश्चितता को गले लगाना। ठीक है। दूसरा, एक रचनात्मक इंजन, जो है अवचेतन मन पर भरोसा करके रचनात्मकता के लिए दिमागी ठहराव का उपयोग करना, ताकि आपका दिमाग वो कनेक्शन बना सके जो सचेत मन नहीं बना सकता। और तीसरा, उस इंजन के लिए ईंधन, जो है अवलोकन का तरीका। बिल्कुल, अवलोकन का एक अनुशासित तरीका, यानी जंगल और पेड़ दोनों को संतुलित रूप से देखना। ये एक चक्र है। आप सावधानी से जानकारी इकट्ठा करते हैं, मतलब अवलोकन करते हैं, फिर उस जानकारी को पचाने और उससे मतलब निकालने के लिए अपने दिमाग को जगह और समय देते हैं, यानी ठहराओ। तो इन स्रोतों से सबसे बड़ा सबक ये लगता है कि प्रभावी अवलोकन का मतलब ज्यादा देखना नहीं है या तेजी से सोचना नहीं है। नहीं, असल बात यह है कि हम अपने दिमाग को फिल्टर लगाना सिखाएं। ज्यादातर लोग जानकारी के ढेर में दब जाते हैं, जबकि होम्स की तरह सोचने वाला इंसान उस ढेर में से सही धागा खींचना जानता है। बिल्कुल, ये सुपर पावर नहीं, एक सीखी जा सकने वाली कला है। आज हमने शर्लॉक होम्स की तरह सोचने के कुछ बहुत ही आकर्षक तरीकों पर एक गहरी नजर डाली मारिया कोनिकोवा के काम के जरिए। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे सबसे रचनात्मक और गहरे विचार अक्सर कम दिमागी लोड वाले समय में आते हैं, जैसे टहलते समय, बर्तन धोते समय या नहाते समय। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार व्यस्त, कनेक्टेड और प्रोडक्टिव रहने के लिए प्रेरित करती है, कोई अपने दिमाग के लिए जानबूझकर ये खालीपन, ये बोरियत कैसे पैदा कर सकता है? और अगर ऐसा कर भी लें तो? और अगर हम ऐसा करें तो हम अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में क्या ऐसा नया खोज सकते हैं जो हमारी इस दायमी व्यस्तता में कहीं छिपा हुआ है? मारिया कोनिकोवा की एक किताब है मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स। आज हम इसके सबसे जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, मतलब वो सारी आदतें और दिमागी औजार जो हमें होम्स बनाते हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि होम्स की तरह सोचना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है, एक तरीका जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये एक तरह से जीने का तरीका है। किताब इसे ट्रेनिंग से ट्रांसफॉर्मेशन का सफर कहती है। मतलब ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है, ये एक तरह का पूरा दिमागी बदलाव है। तो चलिए आज हम वॉटसन से होम्स बनने के सफर पर निकलते हैं, और मुझे लगता है कि पहला पड़ाव है अपने अंदर के वॉटसन को पहचानना। किताब इसी आइडिया से शुरू होती है ना, हाँ, कि हम सब के अंदर ये दो किरदार मौजूद हैं। हाँ, यही इस पूरी किताब की नींव है। एक तरफ है सिस्टम वॉटसन, ये हमारा वो हिस्सा है जो बहुत तेज है, भावनात्मक है और जल्दबाज है। ये बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। अच्छा, जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक कोई सामने आ जाए तो हम तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, वो वाला हिस्सा। बिल्कुल, वो सिस्टम वॉटसन है। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है, जो ज्यादातर समय हमारा दिमाग चला रहा होता है, जो ज्यादातर समय एक्टिव रहता है। हाँ, और दूसरी तरफ है सिस्टम होम्स। ये शांत है, तर्कसंगत है और जिज्ञासु है। ये रिएक्ट करने से पहले रुकता है, सोचता है और निरीक्षण करता है। किसी मुश्किल पहेली को सुलझाते वक्त जो दिमाग काम करता है ना, वो सिस्टम होम्स है। किताब का पूरा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को एक रिएक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखना सीखें। और इसके लिए हमें अपने अंदर के सिस्टम होम्स को जगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल उठता है, होम्स की इस मानसिक शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो बस हमसे ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, और किताब का सबसे दिलचस्प तर्क यही है। होम्स की असली शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट से आती है, जिसे हम माइंडफुलनेस या सचेतना कहते हैं। माइंडफुलनेस?
शर्लॉक होम्स और माइंडफुलनेस, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, होम्स हर पल में पूरी तरह मौजूद रहता है। वो एक साथ 10 काम करने की कोशिश नहीं करता। वो काम करने से पहले सोचता है, राय बनाने से पहले देखता है और जवाब देने से पहले एक पल का मौन लेता है। एक मिनट, अगर ये सब माइंडफुलनेस के बारे में है तो क्या कोई भी योगी या रोज ध्यान करने वाला व्यक्ति शर्लॉक होम्स बन सकता है, या इसमें कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। होम्स की माइंडफुलनेस एक्टिव है, दुनिया से जुड़ी हुई है। वो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल पूरी क्षमता से करता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, आप होम्स की तरह तब तक नहीं सोच सकते जब तक आप होम्स की तरह धीमा होना नहीं सीखते। धीमा होना? हाँ, सोचिए, होम्स खतरे के बीच में भी कभी जल्दबाजी में नहीं होता। वो रुकने की क्षमता ही उसकी असली सुपर पावर है। अच्छा, तो होम्स की सुपर पावर कोई जादुई दिमाग नहीं है, बल्कि बस रुकने की क्षमता है। ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये धीमा होना और सचेत रहना तो एक तरह से नींव जैसा लगता है। इस नींव पर होम्स अपनी तर्क की इमारत कैसे खड़ी करता है? क्या किताब में इसका कोई ब्लूप्रिंट दिया गया है? हाँ, एक बहुत स्पष्ट 4 चरणीय ब्लूप्रिंट है। पहला कदम है निरीक्षण करें, लेकिन बिना कोई फैसला सुनाए, यानी तथ्यों को बस वैसे ही देखें जैसे वे हैं, ना कि जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। अपनी उम्मीदों, अपने पूर्वाग्रहों को मतलब दरवाजे पर छोड़कर कमरे में दाखिल हों। पर क्या ये मुमकिन भी है, बिना निर्णय के देखना? हमारा दिमाग तो बना ही पैटर्न खोजने और निर्णय लेने के लिए है। क्या किताब इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह देती है कि इसे असल में कैसे करें? ये वाकई सबसे मुश्किल कदम है और किताब भी ये मानती है। इसका तरीका ये है कि आप सक्रिय रूप से अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। जैसे आपका दिमाग कहे, ये व्यक्ति घबराया हुआ लग रहा है। आप खुद से पूछें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वो सच में घबराया हुआ है या बस थका हुआ है? मेरे पास क्या सबूत है? ये अपने ही दिमागी शॉर्टकट को चुनौती देना है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपनी ही सोच पर लगाम लगाना। इसके बाद क्या? दूसरा कदम है जो मायने रखता है उसे चुनें। आज की दुनिया में जानकारी का सैलाब है। होम्स की खासियत यह है कि वो शोर में से सिग्नल को पहचान लेता है। ज्यादातर लोग यहीं फेल होते हैं। तीसरा कदम है सुरागों को आपस में जोड़ें, यानी अलग अलग विवरणों को मिलाकर एक कहानी बनाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, चिंतन करें और सुधार करें। इसका मतलब वो अपनी पहली थ्योरी से प्यार नहीं करने लगता? कभी नहीं। होम्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो गलत साबित होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे ही कोई नया तथ्य सामने आता है जो उसकी थ्योरी से मेल नहीं खाता, वो बिना हिचकिचाहट के अपनी थ्योरी बदल देता है। बिल्कुल। और ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक अभ्यास से विकसित किया गया कौशल है। किताब में ट्रेन यात्रा का एक उदाहरण था जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली की बात करता है। वो एक बहुत शक्तिशाली सादृश्य है ना? किताब कहती है कि 2 तरह के यात्री होते हैं। एक है वॉटसन यात्री। जब वो ट्रेन से बाहर देखता है तो उसे बस एक धुंधला सा नजारा दिखता है, कुछ पेड़, कुछ खेत, कुछ घर। उसका दिमाग कहीं और है, वो बस मंजिल तक पहुंच रहा है। ये बात मुझे चुभ गई। हम सब अपनी जिंदगी की ट्रेन में वॉटसन यात्री ही तो हैं, बस फोन पर स्क्रॉल करते हुए या अपने ख्यालों में खोए हुए मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन होम्स यात्री उसी खिड़की से बाहर देखकर विशिष्ट विवरण नोट करता है। वो पेड़ों की प्रजाति देखता है जिससे उसे मिट्टी के प्रकार का अंदाजा लगता है। वो घरों की वास्तुकला को देखता है जिससे उसे उस इलाके के इतिहास और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। वो एक ही नज़ारे से दर्जनों कहानियां निकाल लेता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस हर पल सचेत होकर निरीक्षण करने का चुनाव करने का नतीजा है। ये एक मानसिक आदत है। अगर ये एक सीखी जा सकने वाली आदत है तो इस रास्ते पर सबसे बड़े गड्ढे या रुकावटें कौन सी हैं? ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ी रुकावट है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, मतलब नई जानकारी मिलने पर अपनी सोच को बदलने की क्षमता। होम्स इसमें माहिर है, पर हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहली राय से चिपक जाते हैं ना? हाँ, सही बात है। हमें लगता है कि अपनी राय बदलना हार मानने जैसा है। होम्स के लिए ये सीखने का एक और मौका है। इसी जकड़न से सारे पूर्वाग्रह और संकीर्ण सोच पैदा होती है। और एक और दुश्मन का भी जिक्र है जो थोड़ा हैरान करने वाला है, आत्मसंतोष यानी कंप्लेसेंसी। हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक जाल है। किताब चेतावनी देती है कि एक बार जब आप होम्स की तरह सोचना सीख जाते हैं
तो ये प्रक्रिया आरामदायक और ऑटोमेटिक लगने लगती है। और जिस पल ये ऑटोमेटिक हो जाती है, आप वापस सिस्टम वॉटसन की तरफ फिसलने लगते हैं। आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? हमेशा शक में जीते रहें? इसका समाधान है हमेशा एक बिगिनर्स माइंड बनाए रखना। ये एक ज़ेन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी स्थिति को ऐसे देखना जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हैं, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो। एक सच्चा मास्टर हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो अपनी ही बनाई हुई पद्धतियों पर लगातार सवाल उठाता रहता है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो इस पूरी चर्चा का, इस किताब का अंतिम संदेश क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है आत्मज्ञान, यानी सेल्फ नॉलेज। किताब का सार ये है कि दुनिया को पढ़ने के लिए पहले खुद को पढ़ना जरूरी है। आपको अपने पूर्वाग्रहों को समझना होगा, अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना होगा। होम्स भावनाहीन नहीं है जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। नहीं, वो अपनी भावनाओं की लगातार निगरानी करता है ताकि वे उसके विश्लेषण पर हावी ना हो। उसे पता है कि गुस्सा उससे क्या गलती करवा सकता है या जल्दबाजी उसे कहाँ भटका सकती है। तो होम्स होना भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना है। ये तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर है। बिल्कुल। इसीलिए किताब का अंतिम संदेश ये है कि शर्लॉक होम्स कोई जादू नहीं है। वो एक प्रशिक्षित दिमाग का प्रतीक है। वो मानसिक अनुशासन की मिसाल है। ये किताब असल में अपराध सुलझाने के बारे में कम और स्पष्टता, शांति और जिज्ञासा के साथ जीवन की समस्याओं को सुलझाने के बारे में ज्यादा है। सिस्टम होम्स हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ये एक चुनाव है जो हमें हर पल करना होता है। तो कुल मिलाकर शर्लॉक होम्स की तरह सोचना एक कला है, एक ऐसी कला जिसे सचेतनता, अवलोकन, लचीलेपन और आजीवन सीखने की इच्छा से विकसित किया जा सकता है। ये एक सचेत प्रयास है, कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं। हाँ, और किताब के अंत में इस पूरी यात्रा को 7 आदतों में बांटा गया है। अवलोकन, भंडारण, कल्पना, प्रयोग, ध्यान, रचनात्मकता और समर्पण। इसमें भंडारण वाली बात वो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगती है। अपने मानसिक अटारी यानी मेंटल एटिक को व्यवस्थित रखना आज के सूचना के सैलाब में लगभग नामुमकिन सा लगता है। हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है कि क्या रखें और क्या फेंकें, यही एक बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। होम्स का दिमाग इसलिए तेज था क्योंकि वो जानता था कि कौन सी जानकारी कचरा है और उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। आज हमें ये कौशल सबसे ज्यादा चाहिए। और इसी से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। इन 7 होम्स जैसी आदतों में से अवलोकन, भंडारण, कल्पना, प्रयोग, ध्यान, रचनात्मकता और समर्पण, कौन सी क्षमता किसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत लगती है और किस एक को सुधारने के लिए आज से ही थोड़ा और सचेत अभ्यास समर्पित किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।